हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में जो आपकी जो आयुष भर्ती है, ये आयुष भर्ती लेक्चर एग्जाम है, बहुत ही नजदीक है। 12 जनवरी इसकी आपकी 12 जनवरी 2026 को एग्जाम होनी है। राजस्थान में आरपीएससी इसको कंडक्ट करवा रही है और आप सभी को पता है कि राजस्थान इतिहास में आपके कुछ 4-5 टॉपिक हैं जिनको लेकर के आप परेशान हैं, लेकिन आप घबराइए मत। शिवी एजुकेशन हब परिवार का प्रत्येक वो स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने राजस्थान जीके का कोर्स ले रखा है, हम आपके लिए टॉपिक्स करवा रहे हैं। तो यूट्यूब पर हम आपको फ्री 1.1, 1.2, 1.3 ये पूरा टॉपिक एक आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। लेकिन आपको यदि टॉपिक कंप्लीट करने हैं सारे, पूरी राजस्थान जीके कवर करनी है, तो विशेष ऑफर आपके लिए है। लास्ट 10-15 दिनों का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आप जाइए शिवी एजुकेशन हब, हमारे गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन पर जाइए, वहां आयुष बैच ज्वाइन करिए 999 रुपए में, 999 में, और आप अपनी एग्जाम को मजबूत करें, धार दे सकते हैं और सारे जीके के टॉपिक जो आपने कवर नहीं किए हैं, जो बच रहे हैं, उनको कवर कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई, पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने सबसे पहले देख लिया कि राजस्थान के हम स्वदेशी या स्थानीय भोजनों की हमने चर्चा कर ली थी 1.1 की। अब देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा। इसमें हमने 1.1 में देखा मोटे अनाज और अनाज की चर्चा करी, जिसमें बाजरा, ज्वार, गेहूं, मक्के की चर्चा करी। फल सब्जियों में पारंपरिक सब्जियां, सूखी सब्जियां, फलों की चर्चा कर ली। इसके बाद क्षेत्रीय यानी मरुस्थल में कौन सा भोजन चलता है, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का भोजन, शेखावटी के भोजन, हाड़ौती के भोजन, घी, छाछ, दही का आयुर्वेद में क्या महत्व है, राजस्थान में आयुर्वेद की हमारी प्रमुख औषधियां कौन कौन सी हैं, राजस्थान में आयुर्वेद के रिसर्च सेंटर कौन कौन से हैं, राजस्थान में वनस्पति कौन सी है, वनस्पतिक नाम कौन से हैं, ये हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 1.2 जो आपका ये जो फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है, इसको हम कवर करने वाले हैं। यानी आपके सीजनल डाइटरी प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स एंड दियर जो आयुर्वेदिक रेशनल है, यानी हम राजस्थान के संदर्भ में इनको हम पढ़ने वाले हैं। दूसरे टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं, यानी राजस्थान की जो आहार से संबंधित आपकी परंपराएं हैं, जो आपके यहाँ भोजन है इससे संबंधित परंपरा, उनकी मौसम से संबंधित क्या क्या प्रथाएं रही है, हम किस त्योहार पर कौन सा भोजन करते हैं, और उनके आयुर्वेद से संबंधित उनका औचित्य क्या है, ये सब हम आपके इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले 1.2 को पढ़ लेते हैं और साथ में ही 1.3 की चर्चा करेंगे मेरे भाई, जिसमें ट्रेडिशन ऑफ फास्टिंग एंड उपवास, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है 1.2। ठीक है मेरे भाई, इस 1.2 की चर्चा करेंगे। जिन साथियों को ये कोर्स लेना है, आज ही शिवी एजुकेशन हब पर जाइए और शिवी के एजुकेशन हब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आयुष बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं 999 में। और लास्ट 10 दिन में जो भी आपके टॉपिक बच रहे हैं, उनको कवर करके अपना जो सिलेक्शन है उसे श्योर कर सकते हैं। फिर भी कोई आपको कोर्स लेने में दिक्कत है तो 7014495956 हमारा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है 1.2 टॉपिक, हमारी जो यूनिट फर्स्ट है उसका सेकंड टॉपिक है और इसका नाम क्या है, राजस्थान की जो आहार परंपरा है, यानी आहार परंपरा की हम चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको राजस्थान के संदर्भ में, यानी राजस्थान में जो भी आपकी मौसमी के आधार पर, यानी कौन सा मौसम है, कौन से ऋतु हैं, इसके आधार पर क्या हम भोजन करते हैं, राजस्थान में कोई यदि त्योहार है, उस त्योहार पर हम कौन सा स्पेशल भोजन करते हैं, आयुर्वेद के अनुसार उसका महत्व क्या है, और आपका इन सबको किससे जोड़ना है, आयुर्वेद से जोड़ के पढ़ना है। समझ में आ रहे हो। अब देखो, अब इसको आप देखेंगे तो आपको राजस्थान में कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जो आपके टॉपिक्स कवर करा रही है। ये टॉपिक्स हम आपको सिवी एजुकेशन हब के माध्यम से ही कवर करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लगातार इन पर मेहनत करी है, याद रखना। अब देखिए, सबसे पहले तो हम आराम से पढ़ेंगे, मस्ती के साथ पढ़ेंगे, आराम से एक एक बात समझते हुए जाना। देखो मेरे भाई, राजस्थान की जलवायु की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में शुष्क जलवायु है, अर्ध शुष्क जलवायु भी आप यहाँ कह सकते हैं, या विशेष तौर पर आप ले सकते हैं कि राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। आप आउट ऑफ राजस्थान वाले विद्यार्थियों से पूछना और वो कहेंगे कि राजस्थान का मतलब है यहाँ आपका मरुस्थल है, पानी की कमी है, गर्मी भयंकर पड़ती है, तो इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इस कारण हम जो यहाँ जैसी ऋतु रहेगी वैसा ही भोजन करेंगे। अब भाई हमारे यहाँ जो उपलब्धता रहेगी, जो वनस्पति हमें भोजन उपलब्ध करवाएगी, हम उसी को तो खाएंगे मेरे भाई। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार हमारे त्रिदोष हैं।
पहले तो सबसे पहले आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं, इन त्रिदोष को समझते हैं मेरे भाई। आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार और आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार हम बात कर लेते हैं, हमारे त्रिदोष हैं। कितने दोष हैं मेरे भाई? त्रिदोष हैं। त्रिदोष का मतलब क्या है? त्रिदोष का मतलब है मेरे भाई, हमारे शरीर में, हमारे एक मानव के शरीर में ये तीनों हमारे शत्रु हैं। एक बात, एक पित्त और एक कफ। क्या नाम है मेरे भाई इन त्रिदोष का? एक का है बात, एक का है पित्त और एक का क्या है? कफ। ठीक है, ये आपके त्रिदोष हैं। मानव के शरीर में त्रिदोष आयुर्वेद के अनुसार माने गए हैं और और इन आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित हम यहाँ भोजन करते हैं। जैसे यदि किसी का वात है वो बढ़ गया तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम भोजन करेंगे। किसी के शरीर में पित्त की अधिकता हो गई तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ भोजन किया जाएगा, और किसी के शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा हो गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए भोजन करेंगे। समझ में आई? मतलब राजस्थान में आपका जो भोजन परंपरा है केवल पोषण पर आधारित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको न्यूट्रिशन दिए जाए, इसका मतलब ये है कि आपको रोग से निवारण किया जाए और आपकी जो जीवन शैली है वो जीवन शैली से जुड़ा हुआ भोजन आपका यहाँ आपका जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहे हैं? अब देखो, आयुर्वेद में हम सबसे पहले ऋतुचर्या की चर्चा कर लेते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हमें इन्हें पढ़ने से पहले आयुर्वेद की तरफ चलना पड़ेगा। यानी मैं आपकी चर्चा कर लेता हूं आयुर्वेद के अनुसार। किसके अनुसार? आयुर्वेद के अनुसार। और आयुर्वेद के अनुसार हमें क्या देखना है? आयुर्वेद के अनुसार भैया हमको क्या याद रखना है? आयुर्वेद के अनुसार हमको याद रखना है कि वात पित्त और कफ ऋतुओं के अनुसार बढ़ते घटते रहते हैं। जैसी ऋतु वैसे ही हमारे शरीर में कभी वात, कभी पित्त, कभी कफ बढ़ता रहता है, याद रखना। और जैसे ही सही ऋतु में सही यदि आहार लेंगे तो इस दोष को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको संतुलित कर सकते हैं और हमारी जो दिनचर्या है उसको भैया हम सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है? सबसे पहले आपको याद रखनी है मेरे भाई कि वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आयुर्वेद के अनुसार। देखिए, ये वात पित्त और कफ ऋतुओं के अनुसार बढ़ते हैं। वात पित्त व कफ ये तीनों हमारे ऋतुओं के अनुसार बढ़ते हैं। किसके अनुसार है? राजस्थान में ऋतुओं के अनुसार। ये ऋतु के अनुसार क्या है? बढ़ते रहते हैं मेरे भाई, बढ़ते रहते हैं। ठीक, यानी जैसी ऋतु होगी उसके आधार पर ही इनको हमें, अब हमें क्या करना है? सही ऋतु में सही आहार लेना है ताकि इस त्रिदोष को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी सही ऋतु, सही ऋतु में हमें क्या करना है? सही ऋतु में सही आहार। यानी सही आहार का मतलब है हमें सही भोजन लेना है। जैसी ऋतु उस ऋतु के आधार पर हमें भोजन करना है, और जैसे ही हमने उस ऋतु पर भोजन सही किया है, आयुर्वेद के अनुसार से सही भोजन किया है, तो इसका मतलब हमारा जो दोष है, ये त्रिदोष में से यदि कोई सा भी दोष है, इस दोष को हम क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं, इस दोष को खत्म कर सकते हैं, इस दोष को हम क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। अब याद रखना, सबसे पहले एक आती है ऋतुचर्या। बार बार आपका शब्द आएगा आयुर्वेद में, ऋतुचर्या। क्या है ऋतुचर्या मेरे भाई? याद रखना, आपसे पूछा जाए ऋतुचर्या, ऋतुचर्या का मतलब है ऋतु प्लस आहार प्लस व्यवहार। यानी जैसी आपकी ऋतु आएगी उसी के आधार पर आपको क्या लेना है? आहार। और जैसा ही ऋतु ऐसा आहार, और उसी के आधार पर आपका क्या रहेगा? व्यवहार रहेगा। इसका मतलब आपका व्यवहार डिपेंड करेगा आपने किस ऋतु में कैसा आपने आहार लिया है, उसी के आधार पर आपका व्यवहार है वो यहाँ पर आपको दिखने वाला है। तो एक बार मैंने क्या समझाया है, देखिए 1.2 हमारा टॉपिक है आहार परंपराएं, मौसम के आधार पर, त्योहार के आधार पर और आयुर्वेद के आधार पर हमारी कौन सी परंपराएं रहेंगी। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष हैं, वात पित्त और कफ। और वात और पित्त कफ के आधार पर भैया ये ऋतुओं के अनुसार हमारे शरीर में बढ़ते घटते रहते हैं। और आयुर्वेद कहता है कि सही ऋतु में यदि हमने सही आहार नहीं लिया
तो हमारे शरीर में ये त्रिदोष में से कोई दोष उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम कंट्रोल हमें करना पड़ेगा, तो सही आहार लेना होगा। एक शब्द आता है ऋतुचर्या, और आयुर्वेद में ऋतुचर्या का मतलब है ऋतु वैसा आहार लो, और यदि जैसी ऋतु में सही ढंग से आहार लोगे तो आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार भी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें नेक्स्ट याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की मौसमी आहार प्रथाएं कौन सी हैं। यानी आपके जो राजस्थान है, इस राजस्थान में आपका जो मौसमी का मतलब है अलग अलग मौसम है, और अलग अलग मौसम में आप कौन कौन सी आप क्या लेते हैं, आहार लेते हैं, आप कौन कौन सा भोजन लेते हैं, इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो किस मौसम में किस ऋतु में आप कैसा भोजन ले रहे हैं राजस्थान में, तो राजस्थान के रिगार्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान के संदर्भ में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ग्रीष्म ऋतु की बात कर लेता हूँ। ग्रीष्म ऋतु यानी मैं ग्रीष्म ऋतु की बात कर लेता हूं मेरे भाई। यानी राजस्थान में जब गर्मी आती है, तो गर्मी कब आती है, लगभग में राजस्थान में मार्च के महीने से लेकर के जून के महीने की मैं बात कर लेता हूं। मार्च से लेकर के जून के महीने तक हमारे यहाँ क्या रहती है, गर्मी रहती है। और इस समय भैया हम कैसा भोजन करते हैं ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, गर्मियों के दिनों में आपके यहाँ जलवायु कैसी रहेगी। भाई गर्मी जब आपके यहाँ पड़ रही है, तो गर्मी के समय आपकी जलवायु कौन सी है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए, ग्रीष्म ऋतु के समय आपकी जलवायु कैसी है। जैसी जलवायु है उसी के आधार पर भोजन करना पड़ेगा। मैं देखूंगा गर्मियों में आपके क्या होगा मेरे भाई, अत्यधिक गर्मी पड़ेगी। क्या पड़ेगी इस महीने में, मार्च से जून के बीच में अत्यधिक आपको क्या है, गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और जब गर्मी पड़ रही है मेरे भाई, तो साथ में आपकी क्या चल रही है, लू भी चल रही है। चलो ठीक है, गर्म हवाएं चल रही हैं, लू आपने देख लिया। और जब अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक लू है, तो आपके पित्त में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई। इसका मतलब पित्त में वृद्धि है, किस में वृद्धि है, पित्त में वृद्धि। और जब आपके पित्त में वृद्धि हो गई, तो इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल आपको करना है तो आपको संतुलित भोजन करना है, इस ऋतु के आधार पर आपको भोजन करना है। तो भैया गर्मियों के समय आयुर्वेद के अनुसार कौन कौन सा आपका राजस्थान में भोजन किया जाता है, वही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। प्रमुख आहार कौन सा है राजस्थान में गर्मियों के समय, प्रमुख जो भोजन किया जाता है वो कौन सा है। तब आपको भैया सटीकता के साथ आंसर देना पड़ेगा कि गर्मियों के समय आपके यहाँ छाछ खाई जाती है। क्या खाई जाती है, गर्मियों के समय छाछ का सेवन किया जाता है। आपको पता होगा कि गर्मियों के समय, चलो दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, देखिएगा। हाँ, अब आपको मैं लिख देता हूं, हम क्या करते हैं, छाछ का प्रयोग करते हैं। किसका, छाछ का प्रयोग करते हैं। हम गर्मियों में छाछ को ही मट्ठा बोला जाता है, ठीक है, बाजरे का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। एक खासियत है इस बाजरे की, राजस्थान में बाजरा है, यदि इस बाजरे को तुम छाछ के साथ यूज करोगे तो ये आपके शरीर में ठंडक पैदा करेगा, सर्दी पैदा करेगा। और लेकिन बाजरे को तुम जब खाओगे बिना छाछ के, बिना दही के बाजरे को खाएंगे, तो ये शरीर में हीट पैदा करेगा, गर्मी पैदा करेगा। समझ में आ गई। तो छाछ के साथ बाजरा खाएंगे तो शरीर में ठंडक पैदा हो जाएगी। जौ की राब, जौ की हम क्या खाएंगे, राब, याद रखना, जौ की राब या राबड़ी हम खाएंगे तो मेरे भैया याद रखना, शरीर में आपके क्या होगी, ठंडक पैदा होगी, जो आपके पित्त वृद्धि को कम करेगा, पित्त को कंट्रोल करेगा। सर्दियों के समय हम क्या खाते हैं, ककड़ी खाते हैं। ककड़ी के साथ में हम क्या खाते हैं, खरबूजा खाते हैं। और ककड़ी आपने खाई है, खरबूजा आपने खा लिया है, इसका मतलब आपके जो पित्त में वृद्धि हो रही है उसको कंट्रोल कर लिया। साथ में ही गर्मियों में लू लगती है, और आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि गर्मी में जब आपके लू लग जाती है तो घर वाले कहते हैं प्याज खा लो भैया। आपके जब लू लग गई, आपके उल्टी दस्त हो गए, तो आपके हाथ और पैरों के पंजों में प्याज भी रगड़ा जाता है। इसका भी आयुर्वेदिक महत्व है। और क्या महत्व है कि जो ये प्याज है आपके शरीर की गर्मी को कंट्रोल करता है, आपके पित्त को कंट्रोल करता है। इतना ही नहीं, राजस्थानी परंपरा के अनुसार सत्तू का जो सेवन किया जाता है वो भी आपका इस पित्त को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और गर्मियों के दिनों में
थोड़ा घी का भी हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये हमारे शरीर में मार्च से जून जो आपकी ग्रीष्म ऋतु है, इसमें पित्त वृद्धि को कंट्रोल करता है। ये आयुर्वेद के अनुसार आपको इस ग्रीष्म ऋतु में कैसा भोजन करना चाहिए कि आपके पित्त को कंट्रोल कर सके, पित्त में वृद्धि को रोक सके, ये हमारा महत्व है। समझ में आ रही है मेरे भाई? अरे इतनी बातें आपको समझ में आ रही है क्या? चलिए, अब गुरुजी आपने देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका आयुर्वेदिक महत्व क्या रहेगा ग्रीष्म ऋतु में? आप आयुर्वेदिक हम यूज देख लेते हैं तो क्या है? देखिए ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेदिक, अब आयुर्वेदिक यदि हम औचित्य की बात कर लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो मेरे भाई। यदि ठीक है आपने ऐसा कर लिया और ऋतु के अनुसार आपने भोजन कर लिया तो हो क्या जाएगा? होगा कुछ नहीं, सबसे पहले तो जो आपका पित्त बढ़ा है मेरे भाई, आपके शरीर में जो पित्त की वृद्धि हुई है उस पित्त का समन हो जाएगा। समन का मतलब है नाश हो जाएगा, नाश मतलब कमी हो जाएगी, यानी आपके शरीर में जो पित्त की वृद्धि हुई थी उसकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। आपके शरीर के अंदर जो पानी की कमी हो जाती है, देखो गर्मियों के दिनों में आपको पता है हमारे शरीर में जो अंदर का जो पानी होता है वो पसीने के रूप में बाहर निकलता रहता है। और राजस्थान में तो इतनी भयंकर गर्मियां पड़ती हैं कि यदि बिना पंखे कूलर के एसी के यदि आप बाहर बैठे रहे तो लगातार आपके गर्मियों में पसीना बाहर आता रहेगा। और जब पसीना शरीर के अंदर से पानी बाहर आता रहेगा तो शरीर में पानी की कमी आ जाएगी। तो आप यदि इस ऋतु के अनुसार इन दिए गए आप इन आयुर्वेद के अनुसार भोजनों का सेवन करेंगे, छाछ का, बाजरे का, जौ की राव का, ककड़ी, खरबूजा, प्याज, सत्तू, घी का, तो आपके शरीर में जल का संतुलन बना रहेगा, याद रखना। तो समझ में आ गई? तो जल का संतुलन, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए मेरे भाई। शरीर में जल का संतुलन, ठीक, पानी की कमी नहीं होगी, कंट्रोल आ रहेगा आपके पानी का। दूसरा देखिए, आपको लू लगती है यानी गर्म हवाएं लगेंगे, तो आप जब गर्म हवाओं से बचने के लिए प्याज का सेवन करेंगे तो याद रखना मेरे भाई लू से आपका बचाव हो जाएगा। इसका मतलब लू, या लू का मतलब होता है गर्म हवा या ऐसी हवा जिनमें बिल्कुल नमी नहीं है, जिनको बोलते हैं निर्जलीकरण। तो लू या निर्जलीकरण से हमारी क्या हो जाएगी? रक्षा हो जाएगी मेरे भाई, याद रखना। समझ में आ गए? तो आयुर्वेदिक महत्व क्या है इस भोजन का? आपके पित्त का समन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, कमी हो जाएगी, शरीर में जल का संतुलन बना रहेगा और आपके लू व निर्जलीकरण से आपका क्या हो जाएगा? बचाव हो जाएगा। अब बात समझ में आई है क्या कि आपको ग्रीष्म ऋतु में यदि राजस्थान में आप हो तो उसी के आयुर्वेद के अनुसार आपको ऐसा भोजन करना चाहिए मेरे भाई। कैसा भोजन? जो आपके पित्त की वृद्धि को रोक दे। ठीक है, जितनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगले ऋतु की बात कर लेते हैं। अब हम चलते हैं वर्षा ऋतु की तरफ। ठीक है मेरे भाई, वर्षा ऋतु देख लीजिए। वर्षा ऋतु, अब मुझे बता दीजिए कि वर्षा है, ये वर्षा ऋतु आपकी कब से कब तक चलती है? औसतन मैं मान लेता हूं कि जुलाई महीने से लेकर के आपका जो सितंबर माह होता है, इस सितंबर माह तक क्या चलती है? बारिश चलती है, वर्षा ऋतु है। अब इस वर्षा ऋतु में मेरे भाई क्या होता है, जल्दी से मुझे बता दो। जैसे ही बारिश हमारे यहाँ शुरू हुई है तो राजस्थान की जलवायु की तरफ चलते हैं। राजस्थान की जलवायु कैसे हो जाएगी मुझे बताओ। राजस्थान की जो जलवायु है, ये राजस्थान की जलवायु कैसी हो जाती है? एकदम आर्द्रता हो जाती है, यानी राजस्थान की जो आपकी वायु है इसमें एकदम नमी हो जाएगी। नमी हो जाएगी तो हमारा जो पाचन शक्ति है, ये पाचन शक्ति क्या हो जाएगी? कमजोर। आयुर्वेद के अनुसार हमारी पाचन शक्ति क्या हो जाएगी? जब बरसात के दिन आते हैं तो हमारी जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। अब बात आती है कि आपकी पाचन शक्ति यदि कमजोर हो गई तो आयुर्वेद के अनुसार आपको प्रमुख आहार, हम यहाँ कौन सा आहार लेते हैं? प्रमुख आहार। हमारा प्रमुख आहार कौन सा हो जाता है इन दिनों? देख लीजिए, राजस्थान में हम प्रमुख आहार के रूप में यूज करते हैं, वो किसका करते हैं मेरे भाई? देखिए, सबसे पहले हम क्या खाते हैं वर्षा ऋतु में? बाजरे का। बाजरे का यूज शुरू हो जाता है क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ने लग गई मेरे भाई। ठंड बढ़ने लग गई, बाजरे के साथ साथ ज्वार का भी हम प्रयोग करने लग गए हैं, मिलेट्स का यूज होने लगा है। साथ में ही मूंग की दाल का सबसे ज्यादा प्रयोग होने लगता है। किसका? मूंग की दाल।
मूंग की दाल है, ये भी हम सेवन करने लग जाते हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई, साथ साथ हम छाछ में हींग का यूज करते हैं। याद रखना, छाछ में हींग। छाछ में हींग का मतलब है कि अब हम सब्जियों को छाछ में छोंकने लग जाते हैं मेरे भाई, याद रखना। और अब उबले हुए भोजन का प्रयोग करते हैं। उबला, एक तो उबला भोजन, उबला भोजन, और एक आपको याद रखना है हल्का भोजन, या हम हल्का भोजन है, हल्का भोजन का प्रयोग करते हैं क्योंकि पाचन हमारा क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब ऐसी स्थिति में जैसे ही बारिश आई है, बारिश आते ही आपकी जो एकदम नमी वायु थी, इसमें आपकी आर्द्रता हो गई। आपकी जो शुष्क वायु थी उसमें नमी हो गई, आर्द्रता हो गई, पाचन शक्ति कमजोर हो गई। इसलिए हमने बाजरे का प्रयोग किया, ज्वार का हमने यूज किया, मूंग की दाल हमने खाई है, राजस्थान में छाछ का और हींग का यूज होने लगा, हल्का भोजन खाने लगे, उबला भोजन यूज किया। अब आयुर्वेद के अनुसार है, ऐसा भोजन राजस्थान में किया जा रहा है, तो उसका क्या भैया यूजफुल है? तो याद रखना, एक तो ये बात दोष को कंट्रोल करता है, ऐसा भोजन है ये हमारे बात दोष को कंट्रोल करेगा। एक बात यहाँ आप लिख सकते हैं, यदि आपके यहाँ नमी हो गई, आर्द्रता हो गई, आपका पाचन तंत्र आपका कमजोर हो गया, इसका मतलब आपके शरीर में बात दोष बढ़ गया। कौन सा दोष बढ़ गया? बात दोष, यानी यहाँ बात दोष हो गया। अब इस बात दोष को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये भोजन करने पड़ेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आयुर्वेदिक औचित्य हो जाएगा। कैसा? आयुर्वेदिक औचित्य। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? आयुर्वेदिक औचित्य। अब देखिए, आयुर्वेदिक औचित्य इसका हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? आयुर्वेदिक औचित्य में होगा हमारा जो बात दोष पैदा हुआ है, ये नमी के कारण ये बात दोष क्या हो जाएगा मेरे भाई? नियंत्रित हो जाएगा। बात दोष को क्या कर लेंगे? हम कंट्रोल कर लेंगे ऐसा भोजन करने के साथ। दूसरा, आयुर्वेदिक क्या कहता है? आयुर्वेद के अनुसार आपकी वर्षा ऋतु में ऐसा भोजन करने पर आपकी पाचन शक्ति को सुधारा जा सकता है। यानी आपके शरीर में जो आपकी अग्नि है, अग्नि क्या करती है? हमारे पाचन में सहायक होती है, और अग्नि को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी अग्नि को सुधारा जा सकता है। अग्नि का मतलब क्या हो जाएगा? अग्नि का मतलब ही सीधा सीधा पाचन से हो जाएगा, और अग्नि या पाचन शक्ति को क्या हो जाएगा? सुधारा जा सकता है, सुधारना, यानी इसको सुधारा जा सकता है। और तीसरा, आयुर्वेद के अनुसार जो बरसात के समय में आप सभी को पता है संक्रमण होता है, और इस संक्रमण से क्या हो जाता है मेरे भाई? बचाव हो जाता है, याद रखना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आपके बारिश के दिन होते हैं, बारिश के दिनों में आपकी पाचन शक्ति कमजोर, आर्द्रता हो गई, बात दोष हो गया, इसलिए हम यहाँ भोजन का यूज कर रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार, बाजरे का, ज्वार का, मूंग की दाल, छाछ में हींग, हल्का भोजन, उबला भोजन। और ऐसा भोजन करने से क्या हो जाएगा? हमारा बात दोष कंट्रोल होगा, हमारी अग्नि को सुधारा जा सकता है, यानी पाचन शक्ति को सही किया जा सकता है, और जो संक्रमण हुआ है हमारे शरीर में, उसको भैया, उससे हमें रक्षा होगी, बचाव हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऋतु की तरफ बढ़ लेते हैं। अब हमारी पहले गर्मी चल रही थी, फिर बारिश आ गई, और बारिश आने के बाद भैया अब क्या हो गई? सर्दियां आ गई। और सर्दियां आ गई हैं तो हमने शरद ऋतु देख ली मेरे भाई, शरद ऋतु। अब जैसे ही शरद ऋतु आई है, शरद ऋतु का मतलब है हमारी सर्दियां आ गई हैं। और मैं बात कर लेता हूं सीधे सीधे अक्टूबर माह से। किस माह से? अक्टूबर महीने से लेकर के नवंबर माह, यानी अक्टूबर नवंबर माह की यदि मैं बात कर लेता हूं, तो इस महीने में आप बताओ राजस्थान की जलवायु कैसी है मेरे भाई? बता दो जलवायु। राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी हो गई है? राजस्थान की जलवायु, अब जलवायु आपकी कैसी हुई है? सबसे पहले तो आपका जो तापमान है, वो तापमान आपका मध्यम हो गया है। तापमान कैसा हो गया? मीडियम हो गया एक तो, ठीक है, कम ताप है। साथ में ही आपके जो शरीर में पित्त की वृद्धि है, ध्यान रखना, किसकी वृद्धि? पित्त की वृद्धि है, पित्त की वृद्धि। और आपके इस मौसम में जब पित्त की वृद्धि हो गई है, तो इस समय अब आप देखो राजस्थान में कौन सा भोजन चल रहा है। राजस्थान का प्रमुख भोजन देख के बताता हूं मैं आपको, प्रमुख भोजन क्या है इस समय? प्रमुख भोजन, अब हम राजस्थान के जो निवासी हैं, वो अक्टूबर नवंबर महीने में जो भोजन कर रहे हैं, उसमें देखिए सबसे पहले तो हम चावल का यूज कर रहे हैं। किसका? चावल का।
बहुत बढ़िया मेरे भाई, चावल का यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम किसका यूज कर रहे हैं? गेहूं का यूज कर रहे हैं। गेहूं के साथ में हम दूध का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? दूध का यूज कर रहे हैं। दूध के साथ हम किसका यूज कर रहे हैं? घी का यूज कर रहे हैं। साथ में ही हम देखेंगे आंवले का यूज कर रहे हैं। किसका? आंवला। और आंवला के साथ में ही हम किसका यूज कर रहे हैं मेरे भाई? अनार का। यानी हम चावल का, गेहूं का, आंवले का, अनार का, घी का और दूध का यूज कर रहे हैं। अब आयुर्वेद के अनुसार हम बात करें कि ऐसा करने से क्या हुआ। यदि हमारे शरीर में अक्टूबर नवंबर महीने में टेम्परेचर तो मीडियम है, शरीर में पित्त की वृद्धि हुई है, और जब इसका आयुर्वेदिक हम रूप देखें, आयुर्वेदिक औचित्य देखें, तो ऐसा भोजन यदि इस समय किया जाए तो पित्त का समन हो जाएगा। यानी जो पित्त में वृद्धि हुई है, इस पित्त को कंट्रोल किया जा सकता है, और हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसको बढ़ाया जा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, उसको बढ़ाया जा सकता है। चलिए मेरे भाई, इसका यूज हम देख लेते हैं। इस ऋतु का हम आयुर्वेदिक औचित्य देख लेते हैं। आयुर्वेदिक औचित्य, ऐसा भोजन करने से क्या आयुर्वेदिक औचित्य रहेगा? तो ऐसा भोजन करने से आयुर्वेदिक औचित्य के अनुसार हम देखें तो भैया इसका निष्कर्ष हमें मिलता है कि हमारे पित्त का नाश हो जाएगा, पित्त का समन हो जाएगा। जो हमारे शरीर में पित्त बढ़ा है, इस पित्त का क्या हो जाएगा? समन हो जाएगा, पित्त कंट्रोल हो जाएगा, पित्त को रोका जा सकता है। इसके अलावा हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सकता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो लिख लीजिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और क्षमता में वृद्धि, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्षमता में वृद्धि हो सकती है। ठीक, ये हमने इसका क्या देख लिया है? आयुर्वेदिक औचित्य हमने देख लिया है। चलिए ठीक है, हमने शरद ऋतु की बात कर ली है। आगे एकदम ठंड पड़ेंगी मेरे भाई, नवंबर महीने तक तो हम पहुंच ही गए। आगे चर्चा कर लेते हैं, आपकी शीत ऋतु की तरफ बढ़ते हैं। सर्दियां आ गई और बिल्कुल यही समय चल रहा है, शीत ऋतु, जहां आपकी एग्जाम होने जा रही है मेरे भाई। तो आयुष वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी पुनः बता देता हूँ। शीत ऋतु का मतलब क्या है? दिसंबर महीने से लेकर के फरवरी तक, और इसी बीच आपकी क्या है? आपकी मेरे भाई एग्जाम होने वाली है। आरपीएससी आयुष विभाग लेक्चर एग्जाम आपकी करवाने जा रही है। तो याद रखना, जिन विद्यार्थियों को ये पूरा कोर्स पढ़ना है, राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन, 40% वाला जो पोर्शन आपको पढ़ना है, 40 नंबर का जुगाड़ करना है, तो मेरे भाई आज ही सिवी एजुकेशन हब हमारा प्ले स्टोर है, गूगल सॉरी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। आयुष बैच है, 999 में उपलब्ध करवा रहे हैं, और अंतिम 10 दिनों में जो टॉपिक कवर नहीं किए हैं आसानी से कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो 7014495956 पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। अब देख लो, अब शीत ऋतु है, जब मेरी आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय शीत ऋतु ही चल रही है, क्योंकि आपके एग्जाम का बिल्कुल डेट है, याद रखना, एग्जाम के आसपास आप वीडियो देख रहे होंगे। तो इस समय आपकी जलवायु चेक करो मेरे भाई। बाहर जैसे ही आप निकले हो तो जल्दी से बताओ मुझे, कैसी जलवायु आपको लगी? आप जैसे ही बाहर निकले तो शाम के समय आपको क्या लगी है? ठंड लगी है। ठंड लगी है इसका मतलब आपकी सर्दी चालू है, तो एक बार ठंड लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही ठंडी लगी है, इसका मतलब आपके खांसी हो गई, और खांसी होते ही दुकानदार कहता है सिरप कौन सी दूं, कफ सिरप दूं या नॉर्मल सिरप दूं, समझ रहे हो? इसका मतलब आपके शरीर में कफ में क्या हुई है? वृद्धि। कफ में क्या हुई है? वृद्धि। यानी ठंड के समय, सर्दियों के समय आपके शरीर में कफ में क्या हो जाती है? आयुर्वेद के अनुसार वृद्धि हो जाती है। और इस समय हम देखें कि राजस्थान के जो लोग हैं उनका प्रमुख आहार क्या है, तो राजस्थान के लोगों का प्रमुख आहार चेक करते हैं एक बार। इस समय सर्दियों के समय वो क्या खा रहे हैं भाई? सेवन क्या कर रहे हैं? तो सेवन कर रहे हैं सबसे ज्यादा बाजरे का। आप देखेंगे बाजरे का मेरे भाई क्या बना रहे हैं? बाजरे की राबड़ी बना रहे हैं, बाजरे का दलिया बना रहे हैं, बाजरे की, ठीक है, राव बना रहे हैं। आगे देखते हैं, मक्के की रोटियां बना रहे हैं मेरे भाई। किसका? मक्के का भी सेवन कर रहे हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि तिल की भैया गजक का यूज कर रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि मूंगफली की सबसे ज्यादा गजक भी इसी दिनों में खाई जा रही है। तिल के लड्डू भी हम खा रहे हैं। चल रहे हैं मेरे भाई? एक बार याद करो, इन दिनों हम देखो मूंगफली की गजक खा रहे हैं, है ना, तिल की गजक खा रहे हैं, घी का सेवन कर रहे हैं, और जब गजक खा रहे हैं तो साथ में देखो गुड़ का सेवन तो ऑटोमेटिक हो रहा है। शाम के घर समय भी आप क्या खा रहे हैं? गुड़ खा रहे हैं मेरे भाई, तो गुड़ का आप सेवन कर रहे हैं। ठीक, साथ में आप देखेंगे तो कुछ लोग तो चूरमा वाटी दाल का भी यूज कर रहे हैं। किसका? चूरमा का यूज कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? बाटी का प्रयोग कर रहे हैं। अब इनका आयुर्वेदिक महत्व क्या है? सर्दियों में आखिर हम राजस्थान के लोग ऐसा भोजन क्यों कर रहे हैं? ऐसा भोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ठंड के समय जब कफ में वृद्धि हुई है, तो ऐसा करते समय इसका आयुर्वेदिक औचित्य देख लेते हैं। आयुर्वेदिक औचित्य, आयुर्वेदिक औचित्य देखते हैं, यानी आयुर्वेद के अनुसार ये हम ऐसा भोजन इसी समय क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सर्दियों का समय है, और सर्दी में भैया हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के लिए शरीर को हम क्या करेंगे? हीट देंगे मेरे भाई, तो शरीर को ऊर्जा देते हैं। ऐसा करने पर हम शरीर को क्या करते हैं मेरे भाई? शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं, शरीर को ऐसे कह सकते हैं ऊष्मा या हीट प्रदान करते हैं, हीट देते हैं मेरे भाई, याद रखना ऐसा खाना खाते टाइम। दूसरा टाइम, हमारा कफ है, इस कफ को कंट्रोल कर सकते हैं। कफ का क्या होता है? नियंत्रण होता है ऐसा भोजन करने से। और तीसरा, आयुर्वेद के अनुसार इस समय ऐसा भोजन किया जाए तो हमारी जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमारी क्या होती है? एनर्जी बढ़ती है मेरे भाई। साथ में ही हमारा जो मैं बात कर लेता हूं, हमारे जो बल में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसका मतलब हमारा जो शरीर है वो क्या बनता है? मजबूत बनता है, ताकतवर हम बनते हैं। ऐसा आयुर्वेदिक क्या होगा? औचित्य होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो शीत ऋतु दिसंबर फरवरी महीने में कफ में वृद्धि हुई है। हम भोजन कर रहे हैं बाजरे, मक्का, घी, बाटी, गुड़, चूरमा, तिल, मूंगफली, और ऐसा करने से कफ में कमी हुई, हमारे शरीर को हीट मिली है, और ऊर्जा में वृद्धि हुई है। शरीर क्या हुआ है? मजबूत हुआ है मेरे भाई, याद रखना। अरे इतनी बातें समझ में आ गई हैं। तब देखो, अब दोबारा मैं आपको टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। टॉपिक हमारा क्या कह रहा था? दोबारा चलिए मेरे भाई, टॉपिक क्या कह रहा था? एक बार 1.2 की तरफ चलते हैं। ये 1.2 आपसे क्या कह रहा था? देखिए, सबसे पहले तो आपसे कह रहा था सीजनल डाइटरी। इसका मतलब मेरे भाई, आपकी ऋतु के आधार पर क्या डाइट आप ले रहे हो वो आप बताइए, ये हमने देख लिया। अब आप देखिए मेरे भाई, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि राजस्थान में जैसे आपका फेस्टिवल होगा उस पर हम कैसा भोजन कर रहे हैं, और आयुर्वेद के अनुसार मेरे भाई इसका क्या क्या औचित्य है ये भी हमें देख लेना है। तो चलिए, अभी हमने ये देख लिया कि सीजनल के आधार पर हमारी राजस्थान में डाइट कौन कौन सी है। अब फेस्टिवल के आधार पर देखो, सीजनल के आधार पर डाइट देखी, इसका आयुर्वेदिक औचित्य देख लिया। अब हम फेस्टिवल के आधार पर राजस्थान में देखेंगे मेरे भाई कौन कौन सी डाइट है, और इसका जो आयुर्वेदिक में क्या क्या औचित्य है ये भी देख लेंगे। तो विधि विधान से 1.2 टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार रिवीजन करा देता हूँ, सीजनल आपकी जो क्या क्या डाइट है, साथ में आयुर्वेदिक महत्व क्या है, फिर हम देख लेंगे फेस्टिवल का। ठीक है, चलो मेरे भाई, एक बार रिवीजन करते रहना, मस्ती के साथ देखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। टेंशन चिंता लेने की आपको जरूरत नहीं है। देखो, मौसम के आधार पर देख लेते हैं, फिर त्योहार के आधार पर देखेंगे, फिर आयुर्वेदिक औचित्य देखते हैं। आयुर्वेद में त्रिदोष हैं आपके, बात, पित्त और कफ के 3 दोष माने गए हैं। बात, पित्त और कफ ऋतुओं के अनुसार हमारे बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। सही ऋतु में यदि हम सही भोजन करेंगे तो हमारे दोष को कंट्रोल कर सकते हैं। और ऋतुचर्या का मतलब है आयुर्वेद में जैसा ऋतु आएगी उसी के अकॉर्डिंग आहार करेंगे तो हमारा व्यवहार भी संतुलित रहेगा। अब राजस्थान में मौसम के आधार पर हम भोजन देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु कब आती है? गर्मियां मार्च से जून महीने में आती हैं। हमारी जलवायु अत्यधिक गर्म हो जाती है, गर्म हवाएं चलते हैं, मतलब हमारे पित्त में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में राजस्थान में भोजन क्या करते हैं? छाछ, बाजरा, जौ की रावड़ी, ककड़ी, खरबूजा, प्याज, सत्तू, घी। ऐसा इसलिए खाया जाता है, भोजन इसलिए किया जाता है कि हमारे पित्त की वृद्धि को हम कंट्रोल कर सकें। आयुर्वेद कहता है ऐसा भोजन करने से हमारे पित्त का नाश होता है, शरीर में जल का कंट्रोल होता है, और लू जो शरीर से पानी निकला है, जो निर्जलीकरण हुआ है, उससे हमारी रक्षा हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्षा ऋतु में, यानी जुलाई से सितंबर महीने में
आर्द्रता हो गई, हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो गई, एक तरह से वात दोष हो गया। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के लोग हैं बाजरे का, ज्वार का, मूंग की दाल का, छाछ में हींग का हल्का भोजन, उबला भोजन करते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार ऐसा भोजन करने से हमारे वात दोष को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पाचन शक्ति को सुधार सकते हैं और संक्रमण से हमारी रक्षा होती है। फिर हम शरद ऋतु में गए, अक्टूबर से नवंबर, यानी टेम्परेचर मीडियम रहता है लेकिन पित्त में हमारी वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम चावल, गेहूं, आंवला, दूध, घी, अनार का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ऐसा हम यूज करेंगे तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे पित्त का समन हो जाता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शीत ऋतु यानी दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम है, कफ में वृद्धि हो जाती है, तो हम थोड़ी सी गर्मी वाली भोजन करते हैं, जैसे बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, घी, गुड़, चूरमा, बाटी दाल। तो ऐसा करने से आयुर्वेद के अनुसार शरीर को हीट मिलती है, कफ का नियंत्रण होता है, ऊर्जा बढ़ती है और हमारा शरीर क्या बनता है, ताकतवर बनता है। ये तो हमने देख लिया राजस्थान में प्रमुख आपके ऋतुओं के आधार पर क्या क्या भोजन है, आयुर्वेद के अनुसार क्या क्या औचित्य है। अब हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहार, यानी राजस्थान के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं। राजस्थान के प्रमुख त्योहार। अब देखो ये टॉपिक तो मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा दिया कि राजस्थान में प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं। क्या गुरुजी यही पढ़ना है क्या? नहीं मेरे भाई, ये त्योहार पढ़ा दिया लेकिन आपको इस किस त्योहार पर राजस्थान में कौन सा भोजन किया जाता है उससे संबंधित त्योहार वे संबंधित आपका आहार क्या रहेगा, यानी आपका किस त्योहार पर आप क्या राजस्थान में खा रहे हैं, ठीक है, आप कैसा भोजन ले रहे हैं और उसका आयुर्वेदिक रूप से क्या महत्व है, ये हमारा भैया 1.2 टॉपिक का मूल आपका भाव रहेगा। यानी आपको राजस्थान में किस त्योहार पर क्या भोजन किया जा रहा है और आखिर वो भोजन किया जा रहा है तो आयुर्वेदिक रूप से उसका कारण क्या है, ये हमें बताना है। जैसे कि मैं एक फेस्टिवल ले लेता हूं जिसका नाम क्या है, तीज। जैसे कि मैंने लिया तीज, राजस्थान में तीज मुझे बता दो, जब मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर बताई तब मैंने आपको बताया होगा राजस्थान में तीज है, ये हमारे सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक है। राजस्थान में तीज की सवारी कहाँ निकलती है, जयपुर में निकलती है, सबसे फेमस है। आजकल टीवी वालों ने क्या बना दिया मेरे भाई कि सबसे बड़ा आपका सुहाग का एक त्योहार बना दिया कि छत पर जाओ, पति को ले जाओ, चांद को, पति को एक साथ देखो ना, तो वो राजस्थानी कल्चर का नहीं है। राजस्थानी कल्चर के अनुसार यदि सुहागन स्त्री का सबसे बड़ा यदि कोई त्योहार है तो छोटी तीज है। आप सभी को पता है छोटी तीज पर आपके जयपुर में सवारी निकलती है। इतना ही नहीं, आपको सारी डिटेल से हमने सारी कहानी बता दी लेकिन वो यहाँ पर नहीं पढ़नी, वो आपको कल्चर में पढ़नी है। अब यहाँ आपको क्या पढ़ना है, यहाँ आपको याद रखना है कि जो तीज है इस तीज पर हम क्या क्या भोजन करते हैं, क्या क्या आहार करते हैं। तो राजस्थानी परंपरा के अनुसार हमारा जो भोजन रहता है तीज के दिन, वो मेरे भाई भोजन है, राजस्थान में सत्तू का प्रयोग करते हैं। किसका? सत्तू का प्रयोग किया जाता है। साथ में हम घेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? घेवर का। चलो गुरुजी हमने ठीक है इनका प्रयोग कर लिया, लेकिन इस तीज पर ऐसा भोजन करने से क्या इसका आयुर्वेदिक लाभ है, इसका आयुर्वेदिक औचित्य क्या है, आप ये बता दीजिए। तो देखो ऐसा भोजन इसलिए किया जाता है, आयुर्वेद ने इसका हमें कारण बताया है कि राजस्थान के लोग गंवार नहीं हैं। तुम आज परीक्षा दे रहे हो लेकिन हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही इसका समाधान निकाल लिया था। आयुष विभाग में तुम्हारा सिलेक्शन 2026 में होने वाला है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने पहले ही इसका समाधान निकाल लिया कि जब बारिश होती है तो वर्षा ऋतु में ही आपकी तीज आती है, तो वर्षा ऋतु में हल्का और ऊर्जा देने वाला आपको भोजन करना चाहिए। इसलिए सत्तू और घेवर ये दोनों आपको एनर्जी तो देते हैं और हल्के भोजन भी है। इसलिए इसका कारण क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु है, इस समय क्या है, वर्षा ऋतु। और आपको याद रखना है वर्षा ऋतु में एक तो हमको कैसा भोजन करना है, हल्का भोजन करना है। हल्का मतलब आपको भारी भोजन नहीं करना है, हल्का भोजन करना है। और हल्के के साथ में मेरे भाई आपको ऊर्जा देने वाला हो, यानी ऐसा भोजन हो जो आपको एनर्जी देता है। भैया याद रखना ऐसा भोजन यदि आप करेंगे तो आपका ये छोटी तीज है इसका आयुर्वेदिक औचित्य ये मान लिया गया है। समझ में आ गई क्या बात? चलो दूसरा राजस्थान में एक त्योहार है उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं। दूसरा त्योहार है उसका नाम है गणगौर। दूसरा कौन सा है?
गणगौर। गणगौर के बारे में जब मैंने आपको कल्चर में पढ़ाया होगा, तो आपको गणगौर के बारे में बताया होगा। जल्दी से मुझे बता दो, गणगौर में गण का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। गौर, गौर, गोमती, ईसर पूजे पार्वती। जल्दी से मुझे बता दो। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है राजस्थान में? ये भी मुझे बता दो। मैंने आपको बताया होगा बिना ईसर की गणगौर कहाँ निकाली जाती है। मैंने आपको कल्चर पढ़ाई तो ये भी बताया होगा कि राजस्थान में सबसे अंतिम त्योहार आपका गणगौर है, इसलिए कहा जाता है तीज त्योहारा बावड़ी लेडू भी गणगौर, यानी गणगौर त्योहारों खत्म हो जाते हैं गणगौर पर। तो गणगौर से संबंधित बहुत कहानियां मैंने आपको बता दी, लेकिन यहाँ उसको नहीं पढ़ना है। कुछ लोग उसको जोड़ के पढ़ा देंगे, लेकिन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमारी क्वालिटी है शिवी एजुकेशन हब, और शिवी एजुकेशन हब पर आपको वही पढ़ाया जाता है जो टू द पॉइंट हो। इसलिए बार बार कह देता हूं, जिन विद्यार्थियों ने आयुष विभाग का जो बैच हमारा नहीं ले रखा है, यानी राजस्थान जी के सही ढंग से नहीं पढ़ी है, तो सिलेक्शन नहीं होगा। आरपीएससी का बदलता पैटर्न है, हर परीक्षा में सीट खाली जा रही है, याद रखना कान खोल के। तो आपके पास अंतिम 5 दिन या 10 दिन भी बचे तो सिवी एजुकेशन हब हमारा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और 999 में राजस्थान जीके का कंप्लीट बैच है, जाकर के अंत में जाते जाते क्लासेस देख जाना, कल्याण हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल स्पीड बढ़ा लेना, और आपकी परीक्षा में भैया राजस्थान जीके के पूरे नंबर से पूरे आ जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहो, क्योंकि हमने मेहनत करी है। हम आपको यूट्यूब पर इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ये क्लासेस एप्लीकेशन में भी डालेंगे, लेकिन यूट्यूब पर इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो विद्यार्थी बाहर से पढ़ रहे हैं उनको पता लगे कि हमारी क्वालिटी क्या है, टू द पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं। और YouTube के इतिहास में इन चारों टॉपिक को कवर कराने वाला कोई नहीं है। पहली बार आप YouTube पर शिवी एजुकेशन हब परिवार के माध्यम से देख रहे हो। समझ में आ रही है आपको बातें? चलिए, अब गणगौर की मैं बात कर लेता हूं। गणगौर पर हम क्या खाते हैं? सबसे पहले हमारा आहार क्या है? देखो मेरे भाई, गणगौर पर आप देखेंगे हम कौन सा भोजन करते हैं राजस्थान के लोग। राजस्थान के जो लोग हैं गणगौर के इस टाइम पर मेरे भाई, या तो गुड़ का, या गुड़ का, या गुड़ के साथ आप घी, तो गुड़ और घी से बने पकवान हैं, घी से बने आपके जो भी पकवान हैं, जो भी व्यंजन हैं, उनका हम सेवन कर रहे हैं। अब हम इसका जो सेवन कर रहे हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार इसका औचित्य क्या होगा मेरे भाई? आयुर्वेद का अनुसार इसका जो औचित्य देखते हैं, आयुर्वेदिक औचित्य इसका क्या रहेगा? आयुर्वेदिक औचित्य हम देख लेते हैं, आयुर्वेदिक कारण हम देख लेते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है। ऐसा करने से मेरे भाई याद रखना, हमारा जो बात है वो बात हमारा कंट्रोल हो जाता है, हमारे शरीर का जो बात है वो बात क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। बस याद रखना क्या हो जाएगा? हमारे शरीर का बात है ये संतुलित हो जाएगा, आपको याद रखना। दूसरी बात मेरे भाई, गणगौर है, ये गणगौर मैंने आपको बताया महिलाओं का विशेषकर त्योहार है, और राजस्थान में गणगौर का जो त्योहार है इसको ज्यादातर महिलाएं करेंगी, और महिलाओं के स्त्री स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो आयुर्वेदिक एक कारण ये भी कहता है कि जब गुड़ और घी से बने हुए पकवानों में पूरे दिन एक महिला व्रत करेगी, और शाम के टाइम जब गुड़ और घी का सेवन करेगी, पकवानों को खाएगी, तो उसके शरीर में स्त्री स्वास्थ्य को एकदम, उसके बात को ढंग से कंट्रोल किया जाएगा, और उसके स्वास्थ्य के लिए ये लाभप्रद होगा। समझ में आई मेरी बातें? एक एक बात समझ में आएगी। आराम से आपको पढ़ना है, मस्ती के साथ पढ़ना है। शिवी एजुकेशन हब परिवार से नहीं जुड़े हो तो आज ही जाके 999 में कोर्स लेके आप क्लास लेना शुरू कर देना। 10 दिन का समय बहुत होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। आप याद रखना, लास्ट समय भी आप कोर्स लोगे तो आप यदि 60% भी हमारा कोर्स कवर करके चले जाओगे तो सब बच्चों से ऊपर रहोगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है? आरपीएससी का बदलता पैटर्न याद रखना, आपकी सांसें अटका देगा परीक्षा में जब आप बैठोगे तो। चलिए मेरे भाई, मैं बात कर लेता हूं, एक और त्योहार की तरफ बढ़ता हूं जिसका नाम क्या है? मकर संक्रांति। क्या नाम है? मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति मेरे भाई याद रखना, मकर संक्रांति का मतलब क्या है? यानी मकर संक्रांति का मेरे भाई याद रखना, आप सभी को पता है लगभग जनवरी के महीने में आती है, 14-15 जनवरी के आसपास आ जाती है। तो इस समय हम क्या करते हैं? आहार क्या लेते हैं मेरे भाई? आहार हम यूज करते हैं, हम जो भोजन यूज करते हैं वो भोजन कौन सा है? हम भोजन के रूप में तिल या गुड़ का प्रयोग करते हैं। किसका? तिल का प्रयोग करते हैं, गुड़ का प्रयोग करते हैं, बाजरे की रोटी का प्रयोग करते हैं, यानी बाजरे का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि महीना कौन सा चल रहा है? जनवरी, दिसंबर। जनवरी में भयंकर ठंड पड़ती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? यानी आयुर्वेद से पूछा गया कि आप औचित्य दीजिए, कारण दीजिए भैया, इसका कोई आयुर्वेदिक कारण है क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल है मेरे भाई।
आयुर्वेदिक औचित्य हम देखें, आयुर्वेदिक कारण हम देखें, तो आयुर्वेद कहता है कि शीत ऋतु में कफ को कंट्रोल किया जाएगा। ऐसा करने से हमारा क्या होगा, कफ का नियंत्रण होगा। और कफ का नियंत्रण तो होगा, शरीर को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, शरीर को हीट मिलेगी। तो शरीर को क्या मिल जाएगी मेरे भाई, ऊष्मा मिल जाएगी, हीट मिल जाएगी। याद रखना, ये भी इसका एक क्या मान लिया है, कारण मान लिया। चलो ठीक है, राजस्थान में एक और त्योहार की तरफ चलते हैं, उसका नाम क्या है, होली। अगला त्योहार देख लो मेरे भाई, होली का त्योहार। अब होली के त्योहार पर क्या खाया जाता है, जल्दी से मुझे बता दो। होली है, और होली कहाँ आएगी, फाल्गुन महीने में आती है, आप सभी को पता है। यानी फाल्गुन का महीना आता है तो उस समय राजस्थान में जो आहार लिया जाता है, आहार का मतलब मेरे भाई भोजन है, गुजिया का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या, गुजिया। यानी आप सभी को पता है गुजिया यूज की जाती है, और गुजियाओं का प्रयोग तो किया जा रहा है, साथ में ठंडाई का प्रयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा फाल्गुन महीने में मेरे भाई जब आपने होली खेली है, तो होली खेलते समय गांव वाले बीच में ठंडाई का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों, आयुर्वेद का कारण है कि ये आपका जब फाल्गुन महीना आपका निकल रहा है लगभग लगभग, तो ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, और जब ऋतु में परिवर्तन हो रहा है तो आपका शरीर है उस ऋतु के बदलते हुए मौसम में अनुकूल हो जाए, उसके अनुसार ढल जाए, इसलिए आपको गुजिया और ठंडाई का प्रयोग किया जाता है। तो आयुर्वेदिक कारण देख लेते हैं। आयुर्वेदिक कारण क्या रहेगा, इसका जो आयुर्वेदिक कारण रहता है वो रहता है एक तो ऋतु परिवर्तन में, ऋतु जो परिवर्तन होता है उस ऋतु परिवर्तन में हमारा जो शरीर है, ये शरीर क्या हो जाए मेरे भाई, ऋतु के अनुकूल हो जाए, ऋतु के अनुकूल हो जाए, उसके अनुसार ढल जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, होली पर मेरे भाई गुजिया और ठंडाई का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके बाद मेरे भाई हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं दीपावली। एक और त्योहार देख लेते हैं, दीपावली। यानी दीपावली का जब हमारा त्योहार आता है, तो दीपावली देखते हैं, दीपावली, दीपावली की बात कर लेते हैं। दीपावली का जब त्योहार आता है तो हम क्या खाते हैं, जल्दी से मुझे बता दो। आहार हमारा क्या रहता है, राजस्थान के निवासियों का जो भोजन है वो क्या रहता है, दीपावली के आसपास आप सभी को पता है हम क्या करते हैं, घी से बनी मिठाइयाँ खाते हैं। यानी घी लगा लो या मिठाइयाँ लगा लो, इनका सेवन करते हैं। अब गुरुजी ये घी और मिठाइयाँ खा रहे हैं, अब आप बताओ ये कौन सा आयुर्वेदिक कारण है। आप बार बार कह रहे हो कि चलो इनका आयुर्वेदिक कोई ना कोई कारण होगा, आयुर्वेदिक औचित्य होगा, ये मीठा और घी खाने से क्या कारण रहेगा। बिल्कुल मेरे भाई, इसका भी कोई ना कोई कारण है। और कारण क्या है, जब भी ये हमारी कब आती है, शरद ऋतु में। भाई शरद ऋतु में हमारी दीपावली आती है, तो शरद ऋतु में आपको याद रखना है, हमारे शरीर में ऐसा माना जाता है घी खाने से हमारा क्या होता है, बलवर्धन होता है। यानी शरीर में ताकत आती है, या शरीर में शक्ति बढ़ाई जाती है। इसलिए शक्ति और ताकत को बढ़ाने के लिए हम घी और मिठाइयों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपको याद रखना है। समझ में आई। इतना ही नहीं मेरे भाई, अब आपको एक एक बातें यहाँ से समझनी पड़ेंगी, आराम से आपको समझना है, किसी प्रकार की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है मेरे भाई। समझ में आ रही है क्या पूरी बातें। चलिए चलिए, इतनी बातें आपको याद आ गई हैं, सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो आपको भैया ये दूसरा टॉपिक है, ये विधि विधान से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। याद रखना, पुनः मैं आपको बता देता हूँ, एक बार और देख लीजिए हमारा टॉपिक कौन सा था, क्या क्या हमने पढ़ा है। देखिए पुनः मैं आपको बता देता हूं, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, एक बार देख लीजिए। हम पढ़ रहे हैं ऐसे 4 टॉपिक जिनको लेकर के आरपीएससी के टॉपिक्स को प्रत्येक विद्यार्थी टेंशन के विषय में है। तो देखिए बिल्कुल घबराइए मत। सबसे पहला टॉपिक है मेरे भाई, इसमें आपको देखेंगे 1.1 है। 1.1 में हमने आपको क्या पढ़ाया है, 1.1 में आपको बता दिया कि स्वदेशी राजस्थान के भोजन, जिसमें मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, गेहूं, मक्का हमने पढ़ लिया। पारंपरिक सब्जी पढ़ ली, सूखी सब्जी पढ़ ली, फल का सेवन कौन सा करते हैं राजस्थान में वो पढ़ लिया। मरुस्थल का भोजन क्या है, मेवाड़ का भोजन क्या है, शेखावटी का भोजन क्या है, हड़ौती का भोजन क्या है, घी, छाछ, दही का आयुर्वेदिक उपयोग क्या है, आपके आयुर्वेद के अनुसार इनका महत्व क्या है, आयुर्वेद के अनुसार प्रमुख औषधि कौन कौन सी हैं, अनुसंधान कौन कौन से हैं, और राजस्थान में इससे जुड़े हुए आपकी वनस्पतिक नाम वगैरह, करंट के फैक्ट सारे हमने पहले टॉपिक में पढ़ लिए। इसके अलावा टॉपिक नंबर दूसरा आया।
टॉपिक नंबर 1.2 में हमने आपको बताया सीजनल, आपको जो डाइट कौन कौन सी है वो हमने आपको बता दी कि ऋतुओं में हम कौन कौन सा भोजन करते हैं, उसका आयुर्वेदिक महत्व क्या है। हमने देख लिया कि फेस्टिवल में हम कौन कौन सा राजस्थान में भोजन करते हैं, उसका हमारा आयुर्वेद के अनुसार औचित्य क्या है। तो इस प्रकार से ये 1.2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 1.3 की तरफ चलेंगे और ये 1.3 जो आपका टॉपिक है इसका नाम क्या है मेरे भाई, ट्रेडिशन ऑफ फास्टिंग एंड उपवास। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब है आप जो राजस्थान में जो उपवास करते हैं इसकी जो परंपरा है, इस परंपरा का हमारे आयुर्वेद से क्या लेना देना है। यानी राजस्थान के लोग व्रत भी कर रहे हैं तो क्या व्रत में भी कोई आयुर्वेद छुपा है क्या, क्या आयुर्वेद के अनुसार व्रत हो रहे हैं क्या, बिल्कुल मेरे भाई। तो 1.3 हम शुरू कर रहे हैं, ट्रेडिशन ऑफ फास्टिंग एंड उपवास। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। एक बार पुनः नया टॉपिक है 1.3। तो जो विद्यार्थी पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एक बार उनको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए और जितने भी आपके साथी हैं उन तक शेयर कर देना चाहिए। अंत में जाते जाते इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ जाना। और ऐसे ही आपको राजस्थान जीके यदि पढ़नी है आयुष बैच के प्रत्येक विद्यार्थी को, तो याद रखना शिवी एजुकेशन हब गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। 999 में आयुष बैच हम आपको दे रहे हैं जिसमें पूरी राजस्थान जीके है, विधि विधान से। जाते जाते एक बार सुबह शाम जब टाइम मिले 1-2 घंटे देख लिया करो, सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद मुझे रहेगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो 7014495956 पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान आप कर देंगे। और अब 1.3 टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा है, 1.3। और 1.3 में हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान में उपवास की परंपरा क्या है। यानी जो उपवास कर रहे हैं, हम फास्ट कर रहे हैं, इसकी परंपरा है राजस्थान में, क्या इसका भी कोई आयुर्वेद के अनुसार महत्व है क्या। बिल्कुल मेरे भाई, अभी हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, एक एक बात आपको समझनी है। चलिए देखिए, उपवास की परंपरा क्या है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं, या राजस्थान में आहार की परंपरा क्या है। उपवास कह लो, व्रत कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या। अब देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, राजस्थान में कई प्रकार के आपके उपवास होते हैं। क्या होते हैं, कई प्रकार के राजस्थान में उपवास हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, उपवास, उपवास का मतलब फास्ट भी कह सकते हैं, व्रत भी आप कह सकते हैं। देखो, अब आपको इसमें सबसे पहले कौन कौन सी बातें याद रखनी है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, राजस्थान में एक प्रमुख जो उपवास रखा जाता है वो एकादशी का रखा जाता है। किसका रखा जाता है, एकादशी का। इसके अलावा आप देखेंगे जब नवरात्रि चलते हैं तो नवरात्रि में भी आपके क्या रखे जाते हैं, उपवास रखे जाते हैं। लगातार लोग 9 दिन तक क्या करते हैं, उपवास करते हैं। और तीज जब आती है, राजस्थान में तीज का त्योहार आता है तब भी उपवास रखा जाता है। राजस्थान में जब गणगौर आती है तो गणगौर के टाइम पर भी क्या रखते हैं, उपवास करती हैं महिलाएं। चलो ठीक है, ये हमने उपवास कर लिए हैं, मान लिया है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इनका क्या महत्व होता है। देखो मेरे भाई, आयुर्वेद कहता है कि जब भी आपके कोई भी गाड़ी है और गाड़ी पर ओवरलोडिंग हो जाती है तो कुछ सामान को फेंक देना चाहिए मेरे भाई। या फिर कुछ स्टेशन पर सामान रखा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, ज्यादा गाड़ी को लोड नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपका टायर पंचर हो जाए, हो सकता है आपकी गाड़ी है वो खराब हो जाए। तो आयुर्वेद यही कह रहा है कि आप लगातार 7 दिन यानी 24/7 भोजन कर रहे हो, टाइम टू टाइम कर रहे हो, कभी हैवी और कभी हैवी के साथ साथ किसी ने कह दिया कि यार थोड़ा सा और खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सिलेक्शन हो गया, आयुष की एग्जाम आ रही है, बाद में मेरे को टेंशन है और टेंशन टेंशन में खा गए भैया खाना। तो ऐसी स्थिति में आपके पाचन जो तंत्र है, आपके पाचन तंत्र को आराम दिया जाता है, याद रखना। ऐसा आयुर्वेद क्या कहता है, इसका आयुर्वेदिक कारण लिख देता हूं एक तरफ। यानी आयुर्वेदिक के आधार पर इसका जो महत्व है वो महत्व क्या रहता है। आयुर्वेद कहता है कि इसका जो महत्व है वो महत्व एक है कि पाचन तंत्र को आराम मिलता है। जो हमारा पाचन तंत्र है इसको ऐसा करने से क्या मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट मिल गया उसको एक दिन। दूसरा नंबर कहता है कि दोष शुद्धि, यानी आपके शरीर में जो दोष हो रहे हैं उन दोषों से आपको शुद्धि मिलेगी, दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। और तीसरा कारण है, आपके शरीर में अनुशासन बना रहेगा। क्या रहेगा, अनुशासन बना रहेगा। आपको सामने काजू कतली दिख रही है लेकिन आप कहोगे नहीं रे भाई आज तो मेरा फास्ट है। अपने शरीर पर आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। याद रखना, आपको मानसिक रूप से भी संयम मिलेगा। क्या मिलेगा, मानसिक रूप से भी क्या मिलेगा,
संयम मिलता है। तो आयुर्वेद ये 3-4 कारण बताता है कि पाचन तंत्र को आराम मिलता है, ऐसा करने से दोष शुद्धि होती है, अनुशासन मिलता है और मानसिक रूप से क्या मिलता है, कारण आपको क्या मिलता है, सेवन मिलता है। ये समझ में आ गई मेरे भाई। चलिए अब देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है, यानी आपको हम पढ़ा रहे हैं 1.3 राजस्थान की आहार परंपराएं, उपवास और व्रत से संबंधित। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो डॉक्टर बनने जा रहे हो और आप कहेंगे ये तो फालतू लोग हैं, राजस्थान के लोग, इनको व्रत तो करना ही नहीं चाहिए, ये तो पागल हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। देखो भगवान है या नहीं ये तो आपके ऊपर है, लेकिन इसका आयुर्वेद कहता है कि आपके शरीर के लिए बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान में जो उपवास है, जो व्रत है, ये धार्मिक आस्था का कारण नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में इसको स्वास्थ्य पद्धति में शामिल किया है। और उपवास के माध्यम से हमारे शरीर में वृद्धि होती है, पाचन शक्ति को कंट्रोल किया जा सकता है, हमारे जो मानसिक अनुशासन है इसको हम सही कर सकते हैं, इसमें भी इसका योगदान है। तो अब आयुर्वेद में उपवास का क्या सिद्धांत है, एक बार मैं आपको लिखवा देता हूं। लिखिए आयुर्वेद में उपवास का सिद्धांत। आयुर्वेद में उपवास का सिद्धांत तो क्या है मेरे भाई, आयुर्वेद में उपवास का सिद्धांत क्या है? देखो आयुर्वेद में उपवास का सिद्धांत क्या है मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको आयुर्वेद के अनुसार एक कथन देखने को मिलता है। और वो कथन क्या है, आयुर्वेद में एक कथन आपको देखने को मिलता है मेरे भाई, और वो क्या है, याद रखना क्या है, लंगनम परमोषधम। ठीक है, लंगरम परमोस्तम, इसका मतलब क्या है, इसका यदि आपसे कोई डायरेक्ट आपसे प्रश्न दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि लंगरम परमोषधम का भैया सही अर्थ क्या है, ये प्रश्न बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे फिर कह देता हूं। तो लंगनम परमोषधम का आपका सीधा सीधा अर्थ है कि उपवास ही श्रेष्ठ औषधि है। इसका अर्थ क्या है, उपवास ही श्रेष्ठ औषधि औषधि है, उपवास ही श्रेष्ठ औषधि है। इसका मतलब आयुर्वेद कहता है कि आपने यदि उपवास किया है तो ये आपका उपवास ही क्या है, श्रेष्ठ औषधि माना जाएगा। लंघनम परम दोषम, भैया इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपवास ही श्रेष्ठ औषधि है। अब उपवास से क्या होता है, जैसे ही उपवास रखते हैं तो उपवास रखते समय हमारा जो डाइजेस्टिव फायर होता है, आपका याद रखना, आपका जो जठराग्नि होती है ये हमारी प्रबल होती है, याद रखना। यानी आपको शरीर में भूख लगेगी, भूख लगेगी तो भैया याद रखना, आपके शरीर में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो आपका अच्छी तरह से काम करेगा। तो इस बात को भी मैं एक बार लिख देता हूं, आराम से इस बात को भी लिख लीजिए कि उपवास में, इसको लिख लीजिए मेरे भाई, लिखिए उपवास से जठराग्नि, और जठराग्नि को क्या बोलेंगे मेरे भाई, जल्दी से बताओ क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव फायर। ठीक, और ये आपको जो डाइजेस्टिव फायर है ये क्या होता है, प्रबल होती है मेरे भाई, याद रखना क्या होती है, प्रबल होती है। साथ में ही आपको याद रखना जो आपका दोष है वो दोष क्या होता है, संतुलित होता है। क्या होता है, दोष संतुलित होता है, दोष संतुलित होता है। आपके शरीर का जो दोष है वो संतुलित होगा। विशेषकर यदि मैं बात कर लेता हूं, मोस्टली यदि मैं बात कर लेता हूं तो कौन कौन सा दोष होता है, एक तो आपका जो कफ है और एक आपका ये जो कफ है ना, विशेषकर कफ, ये आपका दोष क्या है, संतुलित हो जाता है। ऐसा करने से आपको याद रखना है, दोबारा आपको याद रखना, आयुर्वेद में उपवास का सिद्धांत क्या है, लंगनम परमोष देशम,
इसका अर्थ आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो उपवास ही श्रेष्ठ औषधि है। उपवास से जठराग्नि है हमारी, यानी डाइजेस्टिव फायर है, ये हमारी प्रबल होती है, तेज से हमें भूख लगती है, और जो जो दोष है हमारे वो संतुलित हो जाते हैं। विशेषकर जो आपका कफ है, ये कफ में वृद्धि होती है या कमी होती है, ये हमारा क्या हो जाता है, उपवास से कंट्रोल हो जाता है, याद रखना। दूसरे शब्दों में अब मैं आपको उपवास को और समझा देता हूं। आपसे परीक्षा में यदि पूछा जाए उपवास, देखिए उपवास, उपवास, उपवास का अर्थ क्या है? उपवास दो शब्दों में बना है, एक का मतलब है उप और एक इसका उपधन वास, उप प्लस वास। और उपवास का मतलब, उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब क्या होता है? समीप। उप का मतलब होता है समीप, और वास का मतलब क्या होता है? रहना। वास का मतलब क्या होता है? रहना। इसका मतलब तात्पर्य क्या होगा? समीप रहना। किसके समीप रहना? ईश्वर के समीप रहना, याद रखना मेरे भाई। ईश्वर के समीप रहना, आत्म संयम के समीप रहना। अब लोग कहेंगे कि गुरुजी ठीक है, ईश्वर के समीप तो हम रहेंगे, लेकिन हम तो नास्तिक हैं, हम तो ईश्वर को मानते नहीं, हमने तो ईश्वर के लिए ये व्रत किया ही नहीं है, उपवास किया ही नहीं है। अरे मेरे भाई, ईश्वर के लिए नहीं किया तो आत्म संयम के लिए तो किया, सेल्फ कंट्रोल करने के लिए तो लिया, कि सामने काजू कतली रखी है, सामने जलेबी रखी है, लेकिन तुमने कहा कि नहीं मैं खाऊंगा नहीं मेरे भाई, आज मेरा क्या है? फास्ट है। चलो ठीक है, या तो ईश्वर मान रहे हो तो आप आस्तिक हो, ईश्वर भी नहीं हो तो भैया आप याद रखना, आत्म संयम, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल आप कर रहे हो तो आत्म संयम है, तो आत्म संयम के समीप रहना। समझ में आ गई मेरे भाई? जो ईश्वर को मान रहे हैं वो समझ लेना ईश्वर के समीप रहना, जो सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं वो समझ लेना सेल्फ कंट्रोल के समीप रहना। कब होता है आपका उपवास? उपवास आपका कब होता है मेरे भाई? उपवास आपका होता है जब आप सीमित भोजन करें मेरे भाई, याद रखना। मैंने उपवास का मतलब है आप अपने आप को सीमित कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सात्विक है। सात्विक है मतलब ऐसा नहीं है आप क्या कर रहे हैं, भोजन तो नहीं कर रहे हैं लेकिन फल फ्रूट दबा के खा गए। आपने अन्न का तो भोजन नहीं किया है, लेकिन आप 1 किलो सेब खा गए, 1 किलो आप क्या कहे अनार खा गए, आधा किलो केला खा गए, चीकू खा गए, ऐसा नहीं है। आपने सात्विक भोजन कर लिया, हल्का आहार लिया है, हल्का आहार लिया है। कैसा? हल्का आहार लिया है। ऐसा नहीं है आपने बिल्कुल मेरे भाई, सात्विक का मतलब सीधे शब्दों में यदि मैं समझाऊं, आपने अन्न का तो त्याग कर दिया लेकिन आप मटन खाने चले गए, चिकन खाने चले गए, ऐसा नहीं है। सात्विक एकदम भोजन किया है, पवित्र भोजन किया है, हल्का भोजन किया है और सीमित आपने भोजन किया है। यानी 2 टाइम करते थे तो 1 टाइम आपने कर लिया है, इसको बोलते हैं उपवास। आपको याद रखना। समझ में आ गया? उपवास का मतलब हो गया समीप, यानी रहना किसके? या तो ईश्वर के या आत्म संयम के समीप रहना मेरे भाई क्या कहलाएगा? उपवास कहलाएगा। आपको याद रखना। अब देखो राजस्थान में आपके कौन कौन से उपवास व्रत हैं, इनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो लिख लीजिए, राजस्थान के प्रमुख उपवास की बात कर लेते हैं या व्रत की बात कर लेते हैं। अब इनकी एक बार हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एक व्रत की चर्चा, एक उपवास की चर्चा करता हूं जिसका नाम है एकादशी व्रत। कौन सा है मेरे भाई? एकादशी। अब एकादशी व्रत में आपको कौन सी बातें याद रखनी है? एकादशी व्रत में आपको याद रखना है पूरे राजस्थान में होता है। इसमें आप क्या करते हैं, एकादशी में आहार आप क्या यूज करते हैं मेरे भाई? पूरे राजस्थान में एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन हम क्या करते हैं, फल का प्रयोग करते हैं। खीर बनाते हैं तो खीर में दूध का प्रयोग किया जाता है, दूध का प्रयोग किया जाता है, और साबूदाने का प्रयोग किया जाता है। साबूदाना किसका प्रयोग किया जाता है? साबूदाना। तो खीर का प्रयोग है, साबूदाने की खीर बनाएंगे यानी दूध का प्रयोग भी होगा, फल का प्रयोग होगा। अब आयुर्वेद के अनुसार हम देखें कि यदि फल, दूध और साबूदाना, यदि पूरे दिन आपने खाना नहीं खाया और आप लास्ट में यदि ऐसा खाना खा रहे हैं तो इसका कुछ आयुर्वेदिक महत्व है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, इसका आयुर्वेदिक महत्व है। और क्या महत्व है इसका? आयुर्वेदिक महत्व है मेरे भाई कि ऐसा यदि आप करोगे, कैसा? ऐसा। कैसा? ऐसा। ऐसा यदि आप भोजन करोगे तो आपके पाचन तंत्र को आराम मिलेगा मेरे भाई। किसको मिलेगा? अन्न को रोज पाचन करता है, लेकिन आज इस पाचन तंत्र को क्या मिल गया? रेस्ट मिल गया, आराम मिल गया। जैसे रोज रोज आप क्या करते हो, 6-6 घंटे पढ़ते हो, लेकिन एक दिन संडे के दिन रेस्ट ले लिया तो मजा आता है ना, एक दिन मूवी देखने चले गए। ऐसे ही रोज आपका ये पाचन सिस्टम चल रहा है, एक दिन इसको आराम मिल गया।
आपके मानसिक शांति आपको मिली है। कैसी शांति मिली है? एक आपको मानसिक शांति भैया मिलेगी, याद रखना। समझ में आ रही है मेरी बात है? पुनः आपको सुन लेना। यदि एकादशी का व्रत किया है यानी फल दूध साबूदाने का आप भोजन कर रहे हैं इस दिन, तो आयुर्वेदिक आपका महत्व है कि ऐसा भोजन करने से पाचन तंत्र को आराम होता है और मानसिक आपको शांति मिलती है। चलिए तीज व्रत की तरफ चल लेते हैं। एकादशी का व्रत कर लिया, अब आप दूसरा तीज का व्रत करते हैं। अब जब आप तीज का व्रत कर रहे हैं मेरे भाई, तो तीज के व्रत में तुम खा क्या रहे हो, आहार क्या ले रहे हो, एक बार चेक करो। तीज के व्रत पर हमने देखा कि हम आहार के रूप में क्या ले रहे हैं, हम भोजन के रूप में क्या ले रहे हैं। तो याद रखना, हम निर्जला व्रत कर रहे हैं, या ना आप क्या कर रहे हैं, निर्जला व्रत। निर्जला का मतलब क्या होता है, निर्जला, और निर्जला का मतलब होता है निर प्लस जल। निर प्लस जल यानी बिना पानी के, निर्जला यानी बिना पानी के, यानी आप बिना पानी के ही क्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। अब आयुर्वेद के अनुसार इसका भी कोई महत्व है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, इसका भी आयुर्वेदिक महत्व है। इसका भी क्या है, आयुर्वेदिक महत्व है कि यदि आप निर्जला व्रत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके हार्मोन हैं वो कंट्रोल रहेंगे। क्या रहेंगे मेरे भाई? हार्मोन कंट्रोल रहेंगे, हार्मोन कंट्रोल, हार्मोन नियंत्रित। इसका मतलब ये है, आयुर्वेद कहता है कि यदि आप बिना जल के यदि व्रत करते हो, पूरे दिन रहते हो, तो आपके हार्मोन है वो कंट्रोल रहेंगे, आप सेल्फ कंट्रोल रहेंगे, आत्म संयमित रहेंगे, आत्म संयमित रहेंगे मेरे भाई। याद रखना, ये आपको आयुर्वेद के अनुसार निर्जला व्रत आपको करना है, तो मेरे भाई इसका क्या होगा, यूज होगा। समझ में आ गए? चलिए तीसरे नंबर पर मैं एक व्रत देख लेता हूं जिसका नाम है गणगौर का व्रत। यानी यदि आप गणगौर का व्रत कर रहे हैं, तो गणगौर के व्रत में मुझे बताइए किसका सेवन करते हैं। जब आप गणगौर का व्रत कर रहे हैं, तो इस समय आप व्रत करते समय मेरे भाई, यानी आप क्या करते हैं, सात्विक व्रत करते हैं। कैसा है? सात्विक व्रत है आपका, सात्विक व्रत आपने किया है। तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद का हम यूज देख लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यदि हम देखें, तो आयुर्वेद कहता है यदि आप गणगौर का व्रत करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सात्विक व्रत करने से हमारे बात है, इस बात दोष को क्या होता है, नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। यानी हमारा बात दोष क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। और दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है कि जो हमारा जो मानसिक स्थिति है, ये मानसिक हमारा जो संतुलन है, ये मानसिक संतुलन बना रहता है। यानी समझ में आ रही है आपको, टेंशन भगना सा कुंठा है, ये सब आपकी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। एक तीसरे व्रत की मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई, जिसका नाम क्या है, नवरात्रा। हम कहते हैं नवरात्रि के उपवास चल रहे हैं। यदि नवरात्रि उपवास की मैं बात कर रहा हूं, आपने नवरात्रि उपवास किया है, तो इस टाइम पर आप किस किस का सेवन कर रहे हैं, जल्दी से मुझे बता दो। नवरात्रि के समय मेरे भाई जो व्रत आप कर रहे हैं, ये व्रत के समय आप कुट्टू का प्रयोग कर रहे हैं। किसका? कुट्टू का प्रयोग कर रहे हैं। कुट्टू का आटा आता है, आपको पता है। कुछ लोग सिंगाड़े का आटा का प्रयोग करते हैं, है ना। इस साथ में ही आप फल का प्रयोग कर रहे हैं। और आयुर्वेद कहता है कि यदि आप व्रत कर रहे हैं और आप भैया कुट्टू का, सिंघाड़े का और यदि फल के बने भोजन का प्रयोग इस दिन कर रहे हैं, तो ये कहता है कि आपके शरीर में, ये जब नवरात्रि है, इसका मतलब आपकी ऋतु बदल रही है। ऋतु बदल रही है तो शरीर के अंदर की गंदगी को साफ करना जरूरी है। यानी ऋतु परिवर्तन में शरीर की सफाई होगी। यानी आपकी ऋतु परिवर्तन में शरीर की सफाई, ऋतु परिवर्तन में आपकी क्या होगी, शरीर की सफाई होगी। ठीक है। दूसरा आयुर्वेद कारण देता है कि आपका जो प्रतिरक्षा जो तंत्र है, प्रतिरक्षी जो तंत्र है, ये तंत्र आपका क्या होगा, मजबूत होता है। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ये आपका क्या होता है, मजबूत होता है। याद रखना कैसा, कुट्टू का और सिंगाड़े का और फल खाने से। कब? आपका मेरे भाई नवरात्रि के समय भोजन करने से। ठीक। एक और व्रत की मैं चर्चा कर लेता हूं मेरे भाई। इस व्रत का नाम क्या है, करवा चौथ है। क्या है? करवा चौथ की मैं बात कर लेता हूं। चलिए करवा चौथ, अब देखिए ये भी आपका एक व्रत है, करवा चौथ। और जल्दी से मुझे बता दो, करवा चौथ में आप क्या क्या भोजन का सेवन करते हो, जल्दी से बताओ मेरे भाई।
करवा चौथ का जब व्रत आता है तो आप सभी को पता है ये आपके शहरी ग्रामीण राजस्थान में पूरे आपके ये होता है। और इस समय तो मेरे भाई करवा चौथ के दिन तो पूरा व्रत रखा जाता है सुबह से लेकर शाम तक। कुछ लोग तो भोजन ही नहीं करते, और जब भोजन ही नहीं करेंगे मेरे भाई करवा चौथ के दिन, कुछ महिलाएं भोजन ही नहीं करती। तो पूछा गया कि आयुर्वेद का इसका भी महत्व है क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल है मेरे भाई, आयुर्वेदिक का इसके अनुसार भी महत्व माना गया है कि यदि कोई करवा चौथ का व्रत करता है तो इसका मतलब मेरे भाई उसका जो मानसिक अनुशासन है, एक तो ये मानसिक अनुशासन बना रहता है, याद रखना। दूसरा नंबर इसका आयुर्वेदिक जो महत्व है, हमारे जो पाचन तंत्र है, आप कुछ भी नहीं खा रहे पूरे दिन तो पाचन तंत्र को आराम मिलता है, रेस्ट मिलता है। और भैया जब आप आराम करते हो अगले दिन और भी एनर्जी के साथ काम करते हो तो मजबूत होगा। पाचन तंत्र को रेस्ट मिला है, पाचन तंत्र है अगले दिन काम करता है। समझ में आ रही है मेरी पूरी बातें? समझ में आ रही हैं तो एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी मेरे भाई, बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। चलिए ये तो हमने देख लिया है, एक एक बात हमने देख ली है, करवा चौथ की हमने देख ली है। अब मैं आपसे कह दूं कि उपवास में हम किस आहार का व्रत करते हैं। सामान्यतः यदि आपसे कह दिया जाए उपवास, ठीक, और आपसे कह दिया जाए कि उपवास में हम क्या क्या भोजन करते हैं, तो उपवास में यदि आपसे पूछ लिया जाए आहार क्या क्या लिया जाता है, या राजस्थान में सामान्यतः आपका जब उपवास होता है तो इस समय भोजन कौन सा किया जाता है, यदि प्रश्न आपका दे दिया जाए और विकल्प आपके दिए जाए तो उन विकल्पों में से चूज आपको करना पड़ेगा कि राजस्थान में फल का प्रयोग किया जाता है, दूध का प्रयोग हम करते हैं व्रत में, दही का प्रयोग करते हैं, इनसे हमारा व्रत कभी है वो खराब नहीं होता। व्रत को हम ऐसा नहीं मानते कि उपवास हमारा टूट गया है। समझ में आ रहे हो? इसके साथ साथ साबूदाने को हम व्रत में खा सकते हैं, साबूदाना का प्रयोग होता है। ये प्रश्न बनेगा मेरे भाई, याद रखना। आपसे पूछा जाए सिंघाड़ा का जो आटा है क्या व्रत में खा सकते हैं, तो मेरे भाई बिल्कुल सिंघाड़ा का जो आटा होता है ये व्रत में खाया जा सकता है। साथ में आपको याद रखना कुट्टू का आटा है, किसका आटा है? कुट्टू आटा। तो कुट्टू का आटा है, इसको भी व्रत में खाया जा सकता है, आपको याद रखना। तो व्रत में ये सब हम खा सकते हैं। क्या आयुर्वेदिक इनका कारण है क्या गुरुजी? बिल्कुल मेरे भाई, इन सब का कोई आयुर्वेदिक कारण है। तो आयुर्वेदिक कारण यही है कि ये एक तो सब क्या है, हल्के हैं, हल्के भोजन में शामिल किए जाते हैं, ये सब सुपाच्य हैं, आसानी से इनका क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा हमारे शरीर में। और साथ में ही ये क्या है, सात्विक है मेरे भाई। ये भोजन कैसे माने गए हैं? सात्विक माने गए हैं। ये इसका क्या है, आयुर्वेदिक कारण है। हर चीज को आपको आयुर्वेद से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कल्याण होगा। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है, शिवी एजुकेशन हब हमारा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और आप हमारा एप्लीकेशन से ये जो आयुष बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर चला रखा है, एग्जाम में 10-15 दिन बचे हैं, अंतिम समय में 999 में कोर्स लेके राजस्थान जीके की फटाफट जो टॉपिक रह रहे हैं उनका रिवीजन मार दो, सब कुछ आपके कवर हो जाएंगे। और भैया एक प्रश्न सही होने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आजकल आरपीएससी एग्जाम करवा रही है, आपके इस तरह का ट्रेंड चल गया कि आपके 40% अंक लाना भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए भैया कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। उपवास के हमारे क्या लाभ हैं? आयुर्वेद से अनुसार हमने पूछा गया कि चलो ठीक है, राजस्थान में उपवास कर रहे हैं तो उपवास के क्या स्वास्थ्य के आधार पर कोई लाभ है या नुकसान है? उपवास के स्वास्थ्य लाभ हम देख लेते हैं कि क्या स्वास्थ्य को हमें लाभ मिलता है क्या, बता दो। चलो, तो आयुर्वेद ने कहा बिल्कुल मिलता है मेरे भाई, क्यों नहीं मिलता? राजस्थान के लोग पढ़े लिखे हैं, यदि उपवास यदि कर रहे हैं तो इसके स्वास्थ्य के भी लाभ हैं। कौन सा है? सबसे पहले तो हमारी जठराग्नि में वृद्धि होती है। जठराग्नि, जठराग्नि में क्या होगी, वृद्धि होगी मेरे भाई, याद रखना। यानी डाइजेस्टिव आपकी जो फायर है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, आपकी भूख लगेगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, जो विषैले तत्व हैं उनका निष्कासन होगा। विषैले आपके जो शरीर के लिए हानिकारक जो तत्व हैं उन तत्वों का निष्कासन होगा, वो आपके शरीर से कहा जाएंगे मेरे भाई, बाहर हो जाएंगे मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। तीसरा, उपवास यदि आप करते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार आपका मोटापा है वो कमजोर होता है। यानी आपका जो मोटापा है वो क्या होता है, नियंत्रित होता है। आपके यदि मधुमेह है, डायबिटीज है मेरे भाई, याद रखना, मधुमेह है,
तो मधुमेह आपका क्या होता है मेरे भाई, नियंत्रित हो जाता है, याद रखना। और आपका व्रत करने का आयुर्वेदिक क्या लाभ है, यदि आपने व्रत किया है तो आपकी मानसिक, यदि आपने व्रत किया है तो आयुर्वेद के अनुसार मेरे भाई, आयुर्वेद के अनुसार आपकी जो मानसिक, आपकी जो मानसिक एकाग्रता है, इस मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होती है। मानसिक एकाग्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और एक और बात मेरे भाई, आपकी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय संयमित रहती हैं, यानी जो आपकी इंद्रियां हैं वो क्या रहती हैं, संयमित रहती हैं, याद रखना। समझ में आ गए। तो यदि आपने उपवास किया है तो आपकी जठराग्नि में वृद्धि होगी, विषैले तत्व निष्कासित होंगे, शरीर का मोटापा यानी फैट कमजोर होगा, फैट कम हो जाएगा, डायबिटीज कंट्रोल रहेगी, आपकी जो मानसिक एकाग्रता है वो उसमें वृद्धि होगी, इंद्रियां आपकी संयमित रहेंगी। ये उपवास के लाभ हैं। आयुर्वेद की सावधानियां कौन कौन सी हैं मेरे भाई, आयुर्वेद क्या कहता है कि कौन सा व्रत हमें नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक सावधानियां, यानी आयुर्वेद भी आपको कुछ सावधानियां बता रहा है कि आपको कौन कौन सा व्रत है ये आयुर्वेद के अनुसार नहीं करना चाहिए। ये भी एक बार अंत में जाते जाते एक बार देख लेना है, कथन कारण में प्रश्न आपका बन सकता है। पहला आपको याद रखना है कि अति दुर्बल, कोई शरीर है बिल्कुल कमजोर है, जिसका बिल्कुल शरीर में एकदम बिल्कुल पावर नहीं है, उस व्यक्ति को व्रत नहीं करना। कोई गर्भवती महिला है उसको व्रत नहीं करना। कोई भी रोगी व्यक्ति है उसको भैया निर्जला व्रत कभी नहीं करना है, याद रखना। कोई भी अति दुर्लभ है, आपका अति दुर्लभ नहीं, दुर्बल व्यक्ति यानी कमजोर व्यक्ति है, बहुत ही कमजोर है, पतला सा एकदम मरा सा व्यक्ति है, या कोई गर्भवती महिला है, यदि कोई गर्भवती है जिसके बच्चे पेट में है मेरे भाई, या कोई भी रोगी व्यक्ति है, बीमार चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी मेरे भाई निर्जला व्रत नहीं करना। व्रत कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन ऐसा व्रत मेरे भाई जिसमें पानी का भी सेवन नहीं किया जाता है, ऐसे व्रत को उसे कदापि नहीं करना चाहिए। किन किन को, अति दुर्लभ को, सॉरी अति दुर्बल, दुर्बल को, अति कमजोर को, गर्भवती को, रोगी को बिना पानी वाला व्रत कभी नहीं करना चाहिए। आपको याद रखना दूसरा, जब भी आप उपवास रखें, आयुर्वेद कहता है जब भी उपवास रखें तो उपवास में जल का प्रयोग जरूर करते रहें, और जो तरल पदार्थ हैं उनका प्रयोग करते रहें, यानी आप जूस पीते रहें, आप शिकंजी पीते रहें, आप नींबू पानी पीते रहें, पानी पीते रहें, तो उपवास में इनका सेवन जरूरी है। यानी उपवास में किस किस का, जल का, ठीक है, या साथ में आपके तरल पदार्थ का, तरल पदार्थ का सेवन अवश्य करें, सेवन अवश्य करें। यानी ये कह रहे हैं आपका कि जब भी आप व्रत करें तो निर्जला वाला नहीं करें, पानी का आप सेवन जरूर करते रहें, आप भोजन नहीं खाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि जब भी उपवास करते हैं तो उपवास का उद्देश्य क्या है, उपवास का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है, संतुलन बनाए रखना है। दोबारा सुनना, कुछ लोग कहते हैं उपवास कर रहे हैं हम हमारे शरीर को कष्ट दे रहे हैं, नहीं, शरीर को कष्ट नहीं देना मेरे भाई, आपके जो शरीर का जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल आपको करना है, संतुलन बनाए रखना है, बस मेरे भाई ये आपको याद रखना है कि उपवास का उद्देश्य, आयुर्वेद के अनुसार उपवास का उद्देश्य, और उपवास का जो उद्देश्य है वो क्या है, उपवास का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि बल्कि क्या है, संतुलन बनाए रखना है। क्या बनाए रखना है मेरे भाई, संतुलन बनाए रखना है, ठीक है। इसका मतलब उपवास का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का जो संतुलन है वो हमें बना करके रखना है। तो आयुर्वेद कहता है अति दुर्बल व्यक्ति को यानी कमजोर व्यक्ति को, गर्भवती रोगी को निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा व्रत जिसमें पानी नहीं पीते हैं वो नहीं करना चाहिए। आप व्रत कर रहे हो तो उसमें जल और तरल पदार्थ लेते रहें। और मेरे भाई उपवास का उद्देश्य खुद के शरीर को कष्ट देना नहीं है, शरीर के संतुलन को बनाए रखना है, याद रखना। समझ में आ गए मेरे भाई।
निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष ये निकला है इस चैप्टर से कि राजस्थान की उपवास परंपरा आयुर्वेदिक विज्ञान और लोक अनुभव का संगम है। ये परंपरा स्वास्थ्य संरक्षण, आत्म संयम और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है, याद रखना। अब आपसे कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में, वो भी आप एक बार लिख लीजिए। आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी मैं आपको बता देता हूं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो मैंने पढ़ाया है उसमें से। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, उपवास का आयुर्वेदिक सूत्र। उपवास का उपवास का आयुर्वेदिक सूत्र आपसे याद रखना है। आयुर्वेदिक सूत्र मैंने आपको बता दिया, ये आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपको याद करना है एकादशी या नवरात्रि का स्वास्थ्य का, यानी एकादशी, या आपसे पूछ लिया जाएगा नवरात्रि। और जब एकादशी और नवरात्रि में ये जो व्रत करते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य से क्या इसका महत्व है, ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न आपको याद रखना है कि लंघनम परम दोषम का अर्थ क्या है। आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, घबराना नहीं है मेरे भाई। लंघनम परम दोषम पढ़ा चुका हूं, पूरा पूरा पढ़ा दिया है, याद रखना। परमोस्तम का अर्थ, ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, मैंने पढ़ाया है, उसका निष्कर्ष है बेटा, याद रखना। और उपवास में सात्विक का कारण, सात्विक का कारण। तो देखिए मेरे भाई, आराम से मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं, जो 1.3 चैप्टर मैंने पढ़ाया है, इसको एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूं, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी नहीं रहे। देखिए ठीक है, देखो 1.3 है उपवास की परंपरा। उपवास की परंपरा में हमने आपको क्या पढ़ाया, हमको उपवास है इंपॉर्टेंट वाले याद रखने हैं कि एकादशी का उपवास, नवरात्रि का, तीज का और गणगौर का परीक्षा में आएगा। आयुर्वेदिक महत्व क्या कहता है, उपवास करने से पाचन तंत्र हमारा आराम मिलता है, इसको दोष शुद्धि होते हैं, अनुशासन बना रहता है, मानसिक संयम बना रहता है। अब देखो आयुर्वेद में उपवास का सिद्धांत क्या है, लंघनम परमोष धनम। लंघनम परमोष धनम, इसका मतलब है कि उपवास ही श्रेष्ठ औषधि है। आयुर्वेद कहता है कि आपने यदि उपवास किया है तो ये एक औषधि की तरह आपका काम करेगा। उपवास से आपका जो डाइजेस्टिव जो फायर है, यानी जठराग्नि है, वो प्रबल होती है। साथ में आपका जो दोष है जैसे कफ का, ये क्या होता है, आपका संतुलित हो जाता है। ठीक है, उपवास शब्द दो शब्दों से मिला है, उप प्लस वास। उप का मतलब समीप, पास का मतलब रहना। अब किसके समीप रहना, कुछ लोग तो भगवान को मान रहे हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, उपवास का मतलब हम भगवान के समीप हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग नालायक कहते हैं कि हम तो भगवान के लिए व्रत करते ही नहीं, हम तो हमारे शरीर के लिए करते हैं, हम तो भगवान को मानते नहीं। तो आयुर्वेद कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम ईश्वर को नहीं मान रहे तो आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, और सेल्फ कंट्रोल के तुम समीप पहुंच जाओगे। कैसे, साइड में काजू कतली रखी है, साइड में आपके इधर आप देखेंगे जलेबी रखी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा व्रत है, मैं भगवान के लिए नहीं लेकिन खुद के लिए ये व्रत कर रहा हूं। सेल्फ कंट्रोल के आप नजदीक पहुंच जाते हैं। और उपवास का मतलब है सीमित, सात्विक और हल्का आहार यदि आप करेंगे तो उपवास में शामिल है। राजस्थान में एकादशी का व्रत है, इस दिन हम फल, दूध, साबूदाना खाते हैं। और आयुर्वेदिक कारण है कि ऐसा खाने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, मानसिक हमें शांति मिलती है। तीज के त्योहार पर हम निर्जला करते हैं, निर्जला, निर प्लस जल, बिना पानी के करते हैं इस व्रत को। और ऐसी स्थिति में आयुर्वेदिक कारण मिलता है कि हार्मोन कंट्रोल होते हैं बिना पानी के व्रत करने से, और आत्म संयमित हम हो जाते हैं। तीसरा त्योहार है गणगौर। गणगौर पर हम सात्विक व्रत करते हैं, इसका मतलब है कि बात दोष हमारा कंट्रोल हो जाता है और मानसिक संतुलन हमें मिलता है। और नवरात्रि में जो हम उपवास करते हैं, उस टाइम हम कुट्टू का आटा खाते हैं, सिंगाड़े का आटा खाते हैं, फल खाते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार ऐसा खाना खाने से ऋतु परिवर्तन में जो हमारी शरीर होता है, इसकी सफाई होती है और प्रतिरक्षा तंत्र है वो मजबूत होता है। एक करवा चौथ है, करवा चौथ पर तो महिलाएं व्रत, जब तक चंद्रमा नहीं दिखता मेरे भाई, जब तक खाना ही नहीं खाती। तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद कहता है कि आपका मानसिक अनुशासन बना रहता है, पाचन तंत्र को आराम मिल जाता है, इसलिए मेरे भाई इसका आयुर्वेदिक महत्व है। अब उपवास में हमको कैसा आहार करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, ये हमने आपको बताया
कि फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, इन सब का हम सेवन कर सकते हैं। तो इसका भी एक आयुर्वेदिक कारण है कि ऐसे हल्के और सुपाच्य और सात्विक भोजन में इनको शामिल किया जाता है, इसलिए इनको खाया जाता है। अब उपवास के स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं क्या? कि सर उपवास करें तो क्या उसके आयुर्वेद के अनुसार लाभ है? बिल्कुल है मेरे भाई। इससे जठराग्नि में वृद्धि होती है, विषैले तत्व हमारे शरीर से निकल जाते हैं, मोटापा आपका कंट्रोल हो जाता है, डायबिटीज आपकी कंट्रोल हो जाती है, मानसिक एकाग्रता आपकी बढ़ती है और आपकी जो इंद्रियां हैं वो संयमित रूप से काम करने लग जाती हैं। आयुर्वेदिक सावधानियां कौन कौन सी हैं? आयुर्वेद कहता है कि तुम्हें व्रत तो करना चाहिए, लेकिन कुछ हमारी भैया सावधानी है वो रख लो तो बहुत बढ़िया, बाकी आपकी इच्छा। तो क्या है आयुर्वेद की तरफ से सावधानी? कि कोई अति दुर्बल व्यक्ति है, एकदम कोई कमजोर व्यक्ति है, मरा खिरा आदमी है बिल्कुल, और सूख के लकड़ी हो चुका है, तो आयुर्वेद कहता है ऐसे व्यक्ति को निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए, उसको बिना पानी वाला व्रत कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी गर्भवती महिला है उसको भी निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए, और कोई भी रोगी व्यक्ति है उसको भी निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार इसको निषेध माना गया है। दूसरा आयुर्वेद क्या कहता है कि उपवास में आपको जल या तरल पदार्थ का सेवन जरूर करना चाहिए। यानी यदि आप उपवास कर रहे हैं तो बीच में पानी पीते रहें, आप नींबू पानी पीते रहें, आप शिकंजी पीते रहें, साथ में मेरे भाई फ्रूटी वगैरह कुछ मिल जाए तो बहुत बढ़िया, जलजीरा वगैरह जरूर पीते रहें। ठीक है। तीसरा कारण है उपवास का उद्देश्य। यानी आयुर्वेद कहता है आपका व्रत रखना या जो उपवास रखने का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है, इसका उद्देश्य है कि अपने शरीर का संतुलन बनाए रखना है आपको। जो आपकी मशीन दिन रात काम कर रही थी उसको रेस्ट देना है। आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो ऑलरेडी सेव है, उसको भैया थोड़ा सा यूज भी करना है। समझ में आ रहे हैं? यानी गाड़ी को थोड़ा सा खाली भी करना है, लोड होती जा रही है। बस ये है कि इसका मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि संतुलित बनाए रखना है। साथ में मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए कि इस पहले चैप्टर में आपको 1.3 जो आपका ये अध्याय है, इससे उपवास का आयुर्वेदिक सूत्र पूछा जा सकता है, एकादशी नवरात्रि का स्वास्थ्य लाभ क्या है ये भी पूछा जा सकता है, लंगनम परमोस्थम का अर्थ पूछा जा सकता है, और आपसे उपवास में सात्विक का कारण क्या है ये भी 4 कथन और कारण देकर के आपसे पूछे जा सकते हैं। अंत में प्यारे विद्यार्थियों एक बार पुनः बता देता हूं, आज मैंने आपको ये पहला चैप्टर, पहला जो यूनिट है ये कंप्लीट करा दी है, याद रखना पहली यूनिट कंप्लीट करा दी है। ये 4 टॉपिक आपको आप देखेंगे, यूट्यूब पर सर्च कर लेना। कोई सी कोचिंग ऐसी नहीं है मेरे भाई राजस्थान की और इंडिया की जो ये टॉपिक्स करा रही है, केवल सीवी एजुकेशन हब परिवार आपको ये माध्यम से आपको करवा रहा है। पुनः आपसे कह देता हूं मेरे भाई, ये देखिए राजस्थान के स्थानीय भोजन, आपके सीजनल, आपके यानी ऋतु के आधार पर राजस्थान के क्या क्या व्यंजन है, इनका आयुर्वेदिक लाभ क्या है, हम फेस्टिवल में हमारा कौन कौन से भोजन करते हैं राजस्थान में, इनका आयुर्वेदिक लाभ क्या है, इसमें ट्रेडिशन पर हम जो व्रत और उपवास रखते हैं इनका आयुर्वेद के अनुसार क्या महत्व है। ये तीनों आपकी जो अध्याय हैं 1.1, 1.3, सॉरी 1.1, 1.2 और 1.3, ये पूरा मैंने विधि विधान से कंप्लीट कर दिया, यूट्यूब पर अपलोड आपको उपलब्ध करा दिया। लेकिन मेरे भाई ये 2, 3, 4 हम आपको यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। इनको पढ़ने के लिए आपको 999 रुपए पे करने पड़ेंगे। वो इसलिए मेरे भाई क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी ऑलरेडी कोर्स में जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि सर जी फिर हमें क्या फायदा हुआ, हम भी यूट्यूब से पढ़ लेते। अब ये बच्चों की सोच होती है, हम तो आपको फ्री पढ़ा देते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी राशि नहीं है। 999 रुपए में आज ही स्वी एजुकेशन हब पर आप जा सकते हैं। एक बार प्रोसेस में आपको बता देता हूं, जो भी विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि सर जी एक बार हम आपका कोर्स लेना चाहते हैं और अंत में जो 10-15 दिन बचे हैं, इस 10-15 दिन में सर हम मेहनत करना चाहते हैं, हमारे जीके थोड़ी कमजोर है, राजस्थान जीके जो आयुष में पूछी जाएगी वो उसको एक बार हम पढ़ के और एकदम मजबूती के साथ परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए एक तरीका मैं बता देता हूं मेरे भाई। तरीका क्या होने वाला है देख लीजिए, तरीका मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपको शिवी एजुकेशन हब ये नाम लिख रहा, शिवी एजुकेशन हब ये नाम आपको लिख देना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, हमारा एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा, उसे इंस्टॉल कर लेंगे, वहां आपको आयुष बैच मिलेगा, और आयुष बैच में मेरे भाई याद रखना 999 रुपए पे करने के बाद राजस्थान जी के कंप्लीट आपकी आ जाएगी। जो टॉपिक छूटे हुए हैं उनको पढ़ लेना। फिर भी कोई दिक्कत आए 7014449596 पर हमें कॉल कर लेना, व्हाट्सअप मैसेज कर लेना, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। शिवी एजुकेशन हब के नाम से ही हमारा टेलीग्राम है,
है, इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करके कोर्स आप ले सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके हमें बता देना, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है एक एक बात आपको समझ में आई होगी, सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। जो पहली यूनिट है मैंने विधि विधान से आपको कंप्लीट करा दी है। तो प्यारे साथियों, अब आपकी जिम्मेदारी है, जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अंतिम समय में है, एक बार उन तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, ताकि वो विद्यार्थी हैं वो भी इसका लाभ उठा पाएं। ठीक है, तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और आपको यदि कोर्स लेना होगा तो सीवी एजुकेशन हब पे जाके कोर्स ले देंगे। भोलेनाथ से यही मेरी दुआएं हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी है जो आयुष भर्ती परीक्षा, आयुष लेक्चरर भर्ती परीक्षा जो आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है 12 जनवरी 2026 को, प्रत्येक विद्यार्थी हमारा सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। मेहनत के साथ पढ़िए, आराम से पढ़िए, ज्यादा लोड मत लीजिएगा। आरपीएससी का पैटर्न है, परीक्षाओं को ढंग से देना है। 2025 में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसमें आपकी सीट खाली जा रही है, इसका मतलब प्रत्येक एग्जाम के प्रत्येक प्रश्न को आपको ढंग से समझ के आंसर देना है। 40% अंक लाना आपके लिए दुर्लभ हो रहा है, इसलिए 40% अंक ले आएगा उस बच्चे का सिलेक्शन है 100%। तो मस्ती के साथ रहना है, टेंशन नहीं लेना है, आप सभी सफल हो, सफल होने के बाद मिठाई खिला जाना भाई, बस इतनी सी हमारी क्या है इच्छाएं हैं, बाकी तो आप सब मस्त रहें। बस इसी आशा उम्मीद के साथ आज के सेशन को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।